चलो, गुड इवनिंग। ज्योग्राफी क्लास एनसीईआरटी 7th एनसीईआरटी 7th क्लास के दो फेज़ हम लोग पढ़ेंगे, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। उसमें फ़ेज़ 1 में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर्ड करेंगे, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड। चैप्टर फर्स्ट है एनवायरनमेंट के बारे में, चैप्टर सेकंड अर्थ के इनसाइड का पैटर्न कैसा है, और थर्ड कि हमारा अर्थ का जो लैंडस्केप है या अर्थ का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, चेंजिंग। तो ये 3 डायमेंशंस कवर्ड करेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी में। आप लोगों ने एक बार एनसीईआरटी घर जाके प्लीज़ देखिए स्पेशली, और मैंने जो नोट्स बनाया वो शॉर्ट बनाया है, क्लास ख़त्म होने के बाद जिसको लेके चले जाइएगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो 3 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, आर एनवायरनमेंट, सेकंड था इनसाइड अर्थ, और थर्ड चेंजिंग। और ये 3 डायमेंशंस पढ़ेंगे। पहला, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। कोई भी वर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से। जैसे ज्योग्राफी का ओरिजिन कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ज्योग्राफी का ओरिजिन ग्रीक वर्ड, लेकिन एनवायरनमेंट का ओरिजिन क्या है, फ्रेंच वर्ड। एनवायरनमेंट इज़ अ, जैसे मानसून अरेबिक वर्ड है, ज्योग्राफी ग्रीक वर्ड है, वैसे ही एनवायरनमेंट कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड। इवन एग्रीकल्चर इज़ अ लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर कैसा है, लैटिन। तो ग्रीक, लैटिन, अरेबिक ये क्या है, तो भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्रीकल्चर इज़ अ लैटिन वर्ड, ज्योग्राफी इज़ अ ग्रीक वर्ड, वेराज एनवायरनमेंट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। ऐसा 7th क्लास एनसीईआरटी ने बॉक्स में दिया है कि एनवायरनमेंट का ओरिजिन कहाँ से आया। तो एक फ्रेंच वर्ड था, फ्रेंच का मतलब ये होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, एनवायरनमेंट का मीनिंग कहता है नेबरहुड, मतलब सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एनवायरनमेंट। कह सकते हैं अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ या हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे आसपास जितना भी सराउंडिंग है, सराउंडिंग ऑफ एन एंट, सराउंडिंग ऑफ एन अर्थवॉर्म, सराउंडिंग ऑफ एन ह्यूमन बींग्स, रेफर्ड एज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग बोले तो बायोटिक, एंड नॉन लिविंग बोले तो अबायोटिक। हम लोग बायोटिक वाले किसके ऊपर डिपेंड है, अबायोटिक पे। क्यों, क्योंकि लैंड कैसा है, अबायोटिक, वाटर क्या है, अबायोटिक, और सबसे इंपॉर्टेंट एयर, अबायोटिक, ठीक है। सबसे फर्स्ट है एयर, मतलब इंसान को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, एयर। नेक्स्ट टू एयर वाटर। तो एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, सॉरी एयर, वाटर, लैंड, ये क्या है, सब अबायोटिक। फॉरेस्ट को आप क्या कह सकते हैं, तो बायोटिक, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के बेसिकली 2 कंपोनेंट आप कह सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। एनवायरनमेंट का डेफिनेशन देखिए क्या दिया एनसीईआरटी ने। फॉन्ट बड़ा करना है कि ठीक है, एलिजिबल है, एडिबल। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर। देखो 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जगह, इंसान, सब्सटेंस, थिंग्स और नेचर, दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या सराउंडिंग ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तब भी आप क्या कह सकते हैं, एनवायरनमेंट। उसके बाद एनवायरनमेंट क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स, बायोटिक एंड अबायोटिक, सॉरी, ठीक है, नेचुरल एंड ह्यूमन। इसमें देखेंगे हम लोग बायोटिक अबायोटिक के बाद। ये देखो बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके अलावा एनवायरनमेंट में और 2 कॉम्बिनेशंस देखे गए हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ये रूम क्या हो गया, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, पर माउंटेन का लैंडस्केप, रिवर का सीनरी, वो क्या हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट। इवन फॉरेस्ट क्या हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है, तो आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट इज थर्ड लाइन में कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। ब्रिज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये क्या है, ह्यूमन मेड, मैन मेड एनवायरनमेंट। अर्बनाइजेशन एरिया, कोई भी अर्बनाइज एरिया भी क्या हुआ, मैन मेड। अब इसका मतलब एनवायरनमेंट के 2 डायमेंशन की बात हो रही है, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, कहाँ पर, तो अर्थ पे। फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आएगा, तो आएगा एक्टिविटीज़, क्रिएशंस, इंटरेक्शंस अमंग द ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। तो एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ, एक्टिविटीज़ का मतलब हुआ बेसिकली कौन सी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब क्या, मतलब कि एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम,
विच जनरेट इनकम कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे कोई भी एक्टिविटीज़ जो इंसान करेगा और उससे क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, इनकम आएगा, उसको आप क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्टिविटी विच जनरेट्स इनकम कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आपको हर कंट्रीज़ में देखे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है? पहली वाली प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड टर्शरी एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ये भी नाम दे सकते हैं आप, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कोई भी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोले तो क्या होता है कि कोई भी कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसका इम्पोर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड, उसका इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हर एक कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी या हर एक कंट्री का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसके आधार पर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इंडिया बहुत पहले कौन सा कंट्री था, प्राइमरी था, और आजकल सर्विस सेक्टर किस में आ गया है, टर्शरी में। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज करने वाला कौन है, डिफॉरेस्टेशन किस में आएगा, एनवायरनमेंट, और फॉरेस्ट किस में आएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब हमारा इंटरेक्शन फॉरेस्ट का ही चेंज कर रहा है। तो व्हाट आर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद प्राइमरी आर फार्मिंग, एग्रीकल्चर आ गया ना इसमें। दूसरा एफ फॉर फिशिंग, फॉरेस्ट्री, और माइनिंग, क्वेरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जानते हो ना, कुक्कुट पालन, या फिर जो हम लोग ये गोट्स, काउस, बफेलो से करते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वेरिंग। अर्थ के अंदर से रिसोर्सेज निकालना वो है माइनिंग, और अर्थ के ऊपर से माउंटेन से रिसोर्सेज निकालना वो क्वेरिंग हो गया। गोल्ड का क्या होता है, माइनिंग की क्वेरिंग, माइनिंग। लेकिन लाइमस्टोन का क्या हो सकता है, क्वेरिंग हो सकता है। ये सब क्या हो गया, प्राइमरी। मैन्युफैक्चरिंग किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में मेनली कौन सा आएगा, तो सेकेंडरी। मैन्युफैक्चरिंग। और टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आएगा, तो टर्शरी सेक्टर इंक्लूड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टीटी, ध्यान रखना टीटीटी, ये देखो एफएफएफ, 1 2 एफ, ये 2 ए, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म, बैंकिंग। ये सब क्या है, तो इंसान की एक्टिविटीज़ है जो किसको इम्पैक्ट करता है, नेचर को, एनवायरनमेंट को। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब इंपॉर्टेंट क्या हो गए, तो ये सर्विस सेक्टर। इंडिया में कौन सा सर्विस सेक्टर ज़्यादा है, टर्शरी सेक्टर। और ये सेक्टर ऐसा है जो दोनों पे डिपेंड है, ये तीनों एक में एक पे डिपेंड है। ठीक है, तीनों एक में एक पे डिपेंड है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन विच एक्टिविटीज़, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, इंडिया सबसे पहले इकोनॉमी किस पे थी, प्राइमरी, फिर किस पे स्विच हो गई, टर्शरी। अब जाके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और चाइना का पैटर्न कैसा था, उनका स्टार्टिंग फेज़ ये था, सेकंड ट्रांजिशन फेज़ ये था, और थर्ड ट्रांजिशन फेज़ ये है। डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादातर कौन सी एक्टिविटीज़ होती, तो टर्शरी, और डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में प्राइमरी। इंडिया कैसा है, एग्रीकल्चर कंट्री है ना, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। अब एग्रीकल्चर कंट्री का इम्पैक्ट क्या आता है, किसके ऊपर पड़ता है, नेचर पे, इसलिए इंटरेक्शंस की बात करते हैं। तो हमने अभी देखा एक्टिविटीज़, दूसरा होता है
क्रिएशंस, हम फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं, या फिर दो पेड़ को मिला के अलग तरह का पेड़ बनाते हैं, या फिर पेटेंट करते हैं, वो सब क्या हो गया हमारा क्रिएशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरैक्शंस। तो डिफॉरेस्टेशन किसकी बात करेगा? फॉरेस्ट एक नेचुरल है और ह्यूमन बींग्स मैन मेड हो गए, इनके बीच में क्या होगा? इंटरैक्शन। नेक्स्ट ये देखिए बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स, फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या हो गए? बायोटिक। बाकी सब क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स। जैसे ओशंस में क्या होती है? सैलिनिटी, इंसुलेशन, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, वाटर, ह्यूमिडिटी, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मिनरल्स, रॉक्स, ये सब क्या हो गए? अबायोटिक फैक्टर्स। और ये डायग्राम देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? तो दो है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट, एक ह्यूमन, ठीक है, और एक ह्यूमन मेड। बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये क्या है? ह्यूमन मेड, ठीक है। इनके बीच में इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शंस की बात करें तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट बोले तो 5 चीज़ें आती हैं। एक है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स। इन सब के 5 को क्या कहा गया है? नेचुरल एनवायरनमेंट। और ह्यूमन क्या करता है? तो इस नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड करता है ड्यू टू एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस, ठीक है, ड्यू टू एक्टिविटी, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कॉम्प्रोमाइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। इसी का नाम चेंज कर दिया हम लोगों ने, तो ये कह सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 4 डोमेन्स। नेम करो उनका। पहला डोमेन लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, थर्ड एटमॉस्फेयर और फोर्थ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इंक्लूड्स एन जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। तो ऐसे कितने डोमेन हो गए? 4 डोमेन हो गए। उनमें से पहला डोमेन देखते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब होता है रॉक। लिथोस का मीन्स होता है रॉक, ठीक है। लिथोस एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है? रॉक्स। इसका मतलब ये हुआ, कह सकते हैं ये सॉलिड है कि लिक्विड है? जहाँ पे हम लोग बैठे ये सॉलिड है। लिथोस्फीयर कैसा है? तो सॉलिड है। राइट ए ब्रीफ नोट अबाउट लिथोस्फीयर। तो व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर रेफर टू रॉक्स, सो लिथोस्फीयर आल्सो रेफर्ड एज रॉक स्फीयर। पॉइंट फर्स्ट, दिस इज व्हाट? दिस इज सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर का पहला कीवर्ड क्या है? कि वो रॉक है। दूसरा क्या है? वो सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? तो हार्ड टॉप लेयर, मतलब अर्थ का सबसे ऊपर का स्किन, टॉप लेयर हार्ड वाला, उसको क्या कह सकते हैं आप? लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद ये किससे बनता है? ज़्यादातर रॉक्स और मिनरल से बनता है, जिसकी वजह से वो कैसा है? सॉलिड, हार्ड है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या है? तो थिन लेयर ऑफ सॉइल है। इसके ऊपर क्या है? तो थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की स्टडी को कहते हैं पेडालॉजी। पेडा मतलब सॉइल, आप लिख सकते लगे तो पेडा मीन्स सॉइल। तो स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड पेडालॉजी। और दूसरा ये भी नाम हो सकता है पेडोस्फीयर। पेडोस्फीयर क्या डिफाइन करेगा? रॉक्स की सॉइल। सॉइल मतलब लिथोस्फीयर के ऊपर जो मिट्टी बैठी है वो किसका पार्ट हो गया? सॉइल, ठीक है। इंटरनेशनल बुक्स में क्या दिखाया गया है कि 5 डोमेन्स है। लिथोस्फीयर 1, हाइड्रोस्फीयर 2, एटमॉस्फेयर 3, बायोस्फीयर 4। इसके अलावा 5वां भी है, ठीक है। 5वां नाम लिथोस्फीयर के ऊपर
पेडोस्फीयर, और एक छठवा भी है क्रायोस्फीयर। क्रायो का मतलब वेरी लो टेम्परेचर, क्रायो मीन्स वेरी लो, बहुत ठंडा टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। और क्रायोस्फीयर मतलब क्या, तो वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोस्फीयर मतलब आप इसके एग्जांपल कह सकते हैं ग्लेशियर्स। अंटार्कटिका कैसा है, कोल्ड है कि वार्म है, कोल्ड है। नॉर्थ पोल का जो एरिया है आर्टिक ओशन का, वो भी कैसा है, कोल्ड है। या जहाँ जहाँ पे आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, आइसबर्ग्स मिलेंगे, वो सब कैसे हो गए, क्रायोस्फीयर। वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि नहीं। तो नॉर्मल बुक्स में कितने दिए गए हैं, 4, पर 2 इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। पेडोस्फीयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, वेराज क्रायोस्फीयर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान ने क्या किया है कि कार्बन एमिशन का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होते हैं और बर्फ़ पिघल रही है। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स आर श्रिंकिंग, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ग्लेशियर्स आर थॉइंग। उसको और एक वर्ड कहते हैं हम लोग, ठीक है, मेल्टिंग का दूसरा नाम थॉइंग। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ऑल्सो रेफर्ड एज थॉइंग ऑफ ग्लेशियर्स। मतलब अगर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स थॉज हो रहे हैं, तो क्या होगा, क्रायोस्फीयर रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब हमारे एनवायरनमेंट का एक अच्छा डोमेन ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए एनसीईआरटी में फ़िलहाल कितने हैं, 4। हम लोग जब बड़ा मेन मॉडल पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, तब हम कितने देखेंगे, 6। 2 नए नाम, पेडोस्फीयर एंड क्रायोस्फीयर। इवन ह्यूमन मॉडिफिकेशन या ह्यूमन ग्रीड, हमारे इंसान की लालच की वजह से हम लोग सॉइल्स को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं। सॉइल इरोजन, सॉइल कॉम्पैक्शन, ठीक है, ये सब इश्यूज़ क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ह्यूमन इंटरेक्शन से पेडोस्फीयर भी इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं, इसलिए उसको भी पढ़ा जाता है। तो आपको वर्ड ध्यान रखना है, आखिरी का ज्योग्राफी का पीछे का जो वर्ड होता है ना, ये ज्योग्राफी का पीछे का जो रजिस्टर होगा आपका, वहाँ पर आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं। कीवर्ड्स क्या, तो पेडा मीन्स क्या, सॉइल, थॉइंग्स मीन्स मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ऑल्सो रेफर्ड एज थॉइंग ऑफ ग्लेशियर्स। रॉक्स बोले, लिथोस बोले तो रॉक, ठीक है। एनवायरनमेंट का मीनिंग नेबरहुड, देखा था ना, एनवायरनमेंट का मीनिंग फ्रेंच भाषा में क्या था, नेबरहुड होता है। ये आपको कहाँ यूज़ करेंगे, जब आप ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बाय गॉड आप एग्जांपल लिख रहे हो ऐसे का, उसमें एनवायरनमेंट का ऐसे आ गया, तो आप लिख सकते हैं इन स्टार्टिंग में एक आध अपना नॉलेज को अपडेट करने के लिए, एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली विच वर्ड, फ्रेंच, और एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, नेबरहुड। तो अपना क्या लगता है उसमें वजन पड़ता है, ठीक है, ऐसे कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और एनवायरनमेंट ऐसा है कि वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट या वर्ल्ड का सबसे ग्रोइंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आपको इसको पता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब फ्रेंच भाषा में क्या होता है, नेबरहुड। एंड सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एनवायरनमेंट, मतलब सराउंडिंग ऑफ नेबरहुड का पूरा एरिया क्या हो गया आपका, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, लिथोस्फीयर कैसा है, स्ट्रेट है कि ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है। लिथोस्फीयर है स्ट्रेट, लेकिन उसमें है कैसा, लिथोस्फीयर स्ट्रेट है नो डाउट, पर उसमें क्या है, कुछ एरिया ऊपर है, कुछ एरिया नीचे, कुछ हाईएस्ट पॉइंट है, कुछ लोवेस्ट पॉइंट है, माउंटेन्स, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कैसा है, इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स। मतलब लिथोस्फीयर पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेटूज मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे और वैलीज। और ये लिथोस्फीयर मतलब सिर्फ ज़मीनी कॉन्टिनेंट ही नहीं है, बल्कि ओशंस का पार्ट है। मतलब लिथोस्फीयर के 2 पार्ट है, कॉन्टिनेंटल पार्ट और ओशनिक पार्ट। इसका मतलब कॉन्टिनेंट पे भी लैंड फॉर्म्स मिलेंगे और ओशनिक पार्ट पे भी क्या मिलेंगे, लैंड फॉर्म्स मिलेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है लैंड फॉर्म्स, लैंड के प्रकार, लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑन द ओशनिक फ्लोर्स। मतलब ओशनिक फ्लोर्स पे भी आपको क्या मिलेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और वैली। सिर्फ नाम सेम रहेगा कि अलग रहेगा, अलग रहेगा। इसके अलावा लिथोस्फीयर क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट 4 डोमेन में से एक डोमेन है। ये क्या प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर क्यों फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट फोकस करता है फॉरेस्ट पे, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड किसका यूज़ करता है, एनिमल हस्बेंड्री के लोग। पहाड़ी एरियाज़ के टॉप पर धूप नहीं, पहाड़ी एरिया के टॉप पर धूप कम होती है, जिसके चलते वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ रहेंगे क्या, नहीं, तो घास रहेंगे। तो और ग्रास को हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रास लैंड, और उसको ज़्यादातर यूज़ किया है किस, ग्रेजिंग,
ग्रेजिंग बोले तो लाइफ स्टॉक्स का ग्रेजिंग होता है, ये जो चरने के लिए जाते हैं गाय बैल। इंडिया में 16 प्रकार के लाइफ स्टॉक्स है। काउस किस में आ गए? लाइफ स्टॉक्स। पिग्स, डोंकीज, हॉर्सेस, ये सब किस में आ गए? लाइफ स्टॉक्स में। और हम लोग लाइफ स्टॉक्स में भी टॉप है वर्ल्ड में। इंडिया में सिर्फ इंसान की ही जनसंख्या ज़्यादा नहीं, इवन लाइफ स्टॉक की भी जनसंख्या ज़्यादा है। मतलब इंडिया में लैंड कम है लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन और लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। सेटलमेंट्स की बात करें तो इंडिया में 2 प्रकार के सेटलमेंट्स हैं। सेटलमेंट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कॉल्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है। 2 तरह के भारत में सेटलमेंट्स है, अर्बनाइजेशन और आर एरिया। कौन सा इंडिया ज़्यादा है? 65% इंडिया भारत जो है वो कैसा है? गांव का है। और 65% इंडिया है, 35% अर्बनाइज्ड है। मतलब इंडिया में सेटलमेंट्स का पैटर्न देखा तो 2 सेटलमेंट्स है, एक शहर है एक गांव है। कितना परसेंट इंडिया गांव है? 65%। और अर्बनाइज कितना है? 35%। 65% और 35% अप्रॉक्स क्या है? अर्बन। अर्बन एरिया का मेन एक्टिविटी कौन सा होता है? टर्शरी की एग्रीकल्चर, टर्शरी। और रूरल का ज़्यादा वो कौन सा होता है? प्राइमरी एक्टिविटी। दोनों एक में डिपेंड है कि नहीं? शहर में ज़्यादातर जो फूड स्टफ्स आते हैं कहाँ से आते हैं? गांव की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो दोनों एक में डिपेंड है कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? दोनों में इंटरेक्शन है कि नहीं है? तो कौन सा इंडिया ज़्यादा है परसेंटेज वाइज? पर कौन सा इंडिया है जो सबसे ज़्यादा वेल्दी है या सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करता है? अर्बन इंडिया कि आर इंडिया? अर्बन इंडिया। इवन लिथोस्फीयर इज द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये हो गया लिथोस्फीयर के बारे में। उसके बाद हाइड्रो का मतलब पानी होता है। द डोमेन ऑफ वाटर रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर बोले तो वाटर और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। मतलब हाइड्रोस्फीयर बोले तो क्या? तो हम लोग पिछले बार देखा था हाइड्रोस्फीयर मतलब रिवर्स का पानी, ओशियंस का पानी, लेक्स का भी पानी किस में आ गया? हाइड्रोस्फीयर। इवन हाइड्रोस्फीयर बोले तो सॉलिड, लिक्विड एंड वाटर वेपर इन ऑल इट फॉर्म्स इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। मतलब सिर्फ ग्लेशियर से नहीं आए। ग्लेशियर्स कैसे हैं? सॉलिड। रिवर का पानी कैसा है? लिक्विड। लेकिन वाटर वेपर भी किसका पार्ट हो गया? हाइड्रोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो भी किसका पार्ट हो गया? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो गया, ठीक है। एंड हाइड्रोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे प्लांट्स हो या बड़े लोग हो। थर्ड कंपोनेंट बायोस्फीयर और फोर्थ कंपोनेंट एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर बेसिकली कैसी है? थिन की थिक लेयर है। एटमॉस्फेयर इज बेसिकली थिन लेयर। इवन बायोस्फीयर भी कौन सा जोन देखा था हमने? नैरो जोन। और एटमॉस्फेयर भी कैसा है? थिन है। यहाँ से कितना किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है? तो अबाउट जनरली आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर अप टू कितना हो सकता है? 1600 किलोमीटर, एनसीईआरटी के बुक्स के हिसाब से। बाकी फैक्ट बाद में देखेंगे इसका। तो एटमॉस्फेयर कैसा लेयर है? थिन लेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर किसको सराउंड्स करके बैठा है? अर्थ को, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब एनवेलप ऑफ गैसेस कह सकते हैं। एटमॉस्फेयर बोले तो एनवेलप ऑफ गैसेस। 4th चैप्टर आपका एयर का रहेगा, तब हम लोग ये डोमेन पढ़ेंगे, 4th चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अर्थ पर एटमॉस्फेयर क्यों है? अगर आपको किसी ने पूछा कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर कैसा है तो थिक है कि थिन है? थिन है। एटमॉस्फेयर का मतलब आप ये कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर बोले तो एनवेलप ऑफ गैसेस। और ये एटमॉस्फेयर अर्थ को क्या करके बैठा है? सराउंड्स बैठा है। तो ये क्यों है एटमॉस्फेयर? उसके पीछे आंसर क्या है? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स एटमॉस्फेयर अराउंड इट। मतलब अगर अर्थ पर ग्रेविटेशन नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर होल्ड होगा पर नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर क्यों है हमारे इस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसा लिखा जाता है, छोटा जी, स्मॉल जी। और अर्थ का ग्रेविटेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा एटमॉस्फेयर का ऑब्जेक्टिव क्या करता है? वो तो प्रोटेक्ट करता है किसको? सन के जो रेज आ रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो उसको आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का मतलब देखा तो थिन है कि थिक है? थिन है। एनवेलप ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जनरली नॉर्मली अप टू कितने हाइट तक हो सकता है वो? 1600 किलोमीटर्स तक हो सकता है।
और हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर होने का मेन कारण क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। और ये क्या करता है? तो हाँ, सन की यूवी रेज को हमको उससे बचाता है। सन की जो रेज आती हैं उसको कौन से रेज कहते हैं? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। और ये 3 प्रकार की होती है। अल्ट्रावायलेट रेज 3 प्रकार, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। इसमें सबसे खतरनाक कौन सी है? यूवी सी। कम खतरनाक कौन सी है? यूवी बी। और उतना प्रॉब्लम नहीं है किसका? ए का। ठीक है। इवन ओजोन, ओजोन क्या करता है? तो ओजोन ब्लॉक करता है कौन सी रेज को? यूवी सी। इसलिए अर्थ पे लाइफ सस्टेन हो पाए कि नहीं? अगर ओजोन कम हो जाएगा तो कौन सी रेज अर्थ को डायरेक्टली टच करेगी? यूवी सी। द मोस्ट हार्मफुल वेव्स ऑफ यूवी सी एंड लीस्ट हार्मफुल यूवी ए, अल्ट्रावायलेट रेज। सन से जो रेज आती है उसको यूवी कहते हैं, और अर्थ से जो रेज निकलती है रात को वो होती है इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। लास्ट, जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। इट इज़ अ नैरो जोन की वाइडर जोन? नैरो जोन। ठीक है। ये डायग्राम देखिए इसका, ये अपना हाइड्रोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर, बीच वाला पार्ट बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर बोले तो जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इट इज़ अ नैरो जोन जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। इसलिए डायग्राम ऐसा हुआ। ठीक है। तो इट इज़ अ नैरो जोन वेयर 3 डोमेन्स इंटरेक्ट एंड इनके इंटरेक्शन से क्या होता है? तो सपोर्ट्स लाइफ। लास्ट लाइन, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, हाइड्रोस्फीयर दिखाया गया है, लिथोस्फीयर दिखाया है, लिथोस्फीयर के साथ साथ पेडोस्फीयर भी दिखाया है। और पेडोस्फीयर की इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेडोस्फीयर में क्या रहते हैं? ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा इन सब केस में यहाँ पर एक पैटर्न दिखाया गया, उसको कहते हैं इको सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम को छोटा वर्ड क्या कर दिया? इको सिस्टम। तो हमारा एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न पे डिफाइन करता है, इको सिस्टम। और ये पैटर्न देखिए अलग अलग तरह का, ये प्लांट कम्युनिटी, उसका हैबिटाट, और ये हमारा सबसे बड़ा इको सिस्टम। डेफिनेशन देखो, इको सिस्टम मतलब क्या है? तो इको सिस्टम मतलब ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के सराउंडिंग का रिलेशनशिप, उसको आप क्या कहेंगे? इको सिस्टम। तो व्हाट इज मीन बाय इको सिस्टम? तो पहला इको सिस्टम क्या है? तो रिलेशनशिप किसके बीच में? ऑर्गेनिज्म एक तरफ और उसका सराउंडिंग एक तरफ। ठीक है। तो सराउंडिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब एनवायरनमेंट देखा था, तो ऑर्गेनिजम्स और सराउंडिंग के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको आप क्या कह सकते हैं? इको सिस्टम। और हमारे अर्थ पे 2 तरह का इको सिस्टम है। एक का नाम है एक्वाटिक इको सिस्टम, पानी वाला, और दूसरा इको सिस्टम या फिर लैंड इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम का एरिया बड़ा है अर्थ पर? एक्वाटिक इकोसिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। पर ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? सॉइल कहाँ मिलेगी? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो रिलेशनशिप बिटवीन organisms and their surrounding referred as ecosystem. There are 2 types of ecosystem on Earth: aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem. In terms of area, which ecosystem is larger? Aquatic. But in terms of biotic potential, which is important? Terrestrial. आपको बायोडाइवर्सिटी अगर किसी ने पूछा कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, तो आपको आंसर देना है कि लैंड पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एक्वाटिक। और अगर पूछा कि एरिया में कौन सा बड़ा है, तो आपको कहना है एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब तक हम लोगों ने ओशियंस एक्सप्लोर किए क्या? सभी नहीं। यूनिवर्स भी इंसान ने कितना एक्सप्लोर किया? ओनली 5%। और इवन ओशियंस भी हम लोगों ने कितना एक्सप्लोर किया? ओनली 5% ही एक्सप्लोर हो चुका है। इवन काउ डंग, इवन गार्डन, इवन स्मॉल पॉन्ड, इवन फॉरेस्ट, ये सब क्या है खुद में? इकोसिस्टम। फॉरेस्ट कहाँ पे होगा? एक्वाटिक इकोसिस्टम में कि लैंड इकोसिस्टम पे? ग्रासलैंड्स कहाँ होंगे? डेजर्ट्स कहाँ होंगे? लैंड पे। तो डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम या फिर लेक इकोसिस्टम, ये सब क्या होगा? इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स। इवन स्मॉल पॉन्ड भी क्या होगा? इकोसिस्टम। इवन हमारे घर का जो एक्वेरियम होता है, हमारे घर के एक गमला जहाँ पे पेड़ है, वो भी खुद में एक क्या हो गया? इकोसिस्टम। क्योंकि घर का जो पेड़ है, एक जो पेड़ है वो क्या हो गया? नेचुरल। और ऑर्गेनिज्म हो गया कि नहीं? उसका क्या है? सराउंडिंग के साथ में क्या है? इंटर रिलेशनशिप। तो वो खुद में क्या बन गया? एक इको सिस्टम।
इवन काऊ का जो डंग होता है, गाय का गोबर में भी बैक्टीरियाज और फंगस होते हैं, वो भी क्या हो गया खुद में एक तरह का इकोसिस्टम। इवन गार्डन भी क्या हो गया, इकोसिस्टम। डेफिनेशन देखो इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, तो हर एक टॉपिक के बुक्स बनाना चाहिए, और बुक्स नहीं बनाते तो लीफलेट्स बनाना चाहिए, और उसके आखिरी में ग्लॉसरी यूज़ करना चाहिए। ग्लॉसरी बोले तो ऐसे कीवर्ड्स, लिथोस का मतलब क्या है, पेडो का मतलब क्या हुआ, सॉइल, क्रायो वेरी लो टेम्परेचर, मेल्टिंग का दूसरा नाम थॉइंग, मेल्टिंग का अपोजिट है क्या थॉइंग, नहीं, कि सेम सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड है। इवन एनसीईआरटी के पीछे में ग्लॉसरी दिया रहता है कि ना, डेफिनेशंस लेकर, कुछ डेफिनेशंस पता होना ज़रूरी है। अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स, एनसीईआरटी पढ़ने का रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको अपने सिलेबस का फंडामेंटल नॉलेज को बनाना है। जैसे एनवायरनमेंट का मतलब फ्रेंच वर्ड में क्या था, नेबरहुड, ये बड़े बुक्स में मिलेगा क्या, नहीं, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने पड़ता है कि एनसीईआरटी से क्या होता है, तो एनसीईआरटी के बच्चों का बिल्डिंग ब्लॉक प्रॉपर तैयार होता है। अब ये देखिए, इंसान के इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, दूसरा माइनिंग, कंपोस्टिंग, ये सब क्या है, तो इंसान के इंटरेक्शन से, मतलब हम नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड करके यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। तो व्हाट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन फोकस ऑन इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोशल सिस्टम। घर का बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, ये सब क्या होगा, ह्यूमन सोशल सिस्टम। और ब्रिज बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ होता है, लोहे का यूज़ होता है, वो सब हम कहाँ से लाते हैं, माइनिंग से, ठीक है। इवन ये जो वुड है, ये वुड एक तरह का क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं। इवन आपके पेजेस किसका एग्जाम्पल हुआ, डिफॉरेस्ट, क्योंकि वो भी किससे बनते हैं, रॉ मटेरियल क्या है, वुड से। इवन हमारे घर में जो माचिस का तीली हम लोग यूज़ करते हैं, अगरबत्ती जो यूज़ करते हैं, वो भी क्या हुआ, किसके एग्जाम्पल से, डिफॉरेस्टेशन के एग्जाम्पल से। तो ये हो गया चैप्टर, तो इतना आपको कवर करना है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, समझ में आया, जो मैंने पढ़ा है वही यहाँ पे लिखा है। अब नेक्स्ट डोमेन, अर्थ के इनसाइड बढ़ते। थर्ड चैप्टर का नाम क्या था, चेंजिंग अर्थ, और सेकंड का अर्थ के इनसाइड में। अब फर्स्ट देखो अर्थ के इनसाइड का पैटर्न। हम लोग चांद पे जा चुके, चंद्रयान 3 हो चुका है, 1, 2, 3 हो चुका है, मार्स पे जा चुके हैं, ठीक है। हम लोग यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने पे जा रहे हैं, पर क्या हम लोग अर्थ के अंदर गए हैं, नहीं। अब तक इंसान कितना अर्थ के अंदर गया है, सिर्फ 12 किलोमीटर तक गया, इंटरनेशनल बुक्स के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ कितना दिया है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर मतलब कितने मीटर, 6000 मीटर, हाँ। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर्स, ठीक है। जब हम मेन ज्योग्राफी का मॉडल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि रशिया ने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैंडल किया था, तब वो अर्थ के अप्रॉक्स 12 किलोमीटर डीप में गया था, ढूंढने के लिए अर्थ के अंदर क्या है। और उतने अंदर में हम लोग जाते तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर पाता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत आता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे जानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, तो हम लोग कुछ डायरेक्ट सोर्सेज और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज के आधार पे जानते हैं कि अर्थ के अंदर में भी क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अर्थ से मैंने अंदर से मिट्टी लाया, उस मिट्टी की मैंने लैब में स्टडी किया, तब पता चला कि अंदर का स्ट्रक्चर में भी ऐसा होगा, वो क्या होगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट सोर्स। ने मिट्टी की स्टडी किया, मैंने इस रूम से मिट्टी निकाला, तब मुझे पता चलेगा यहाँ का जियोलॉजी क्या है, तो वो मिट्टी का क्या हुआ, डायरेक्ट से। लेकिन अर्थक्वेक वगैरह स्टडी किस में आएंगी, इनडायरेक्ट में। तो हम अर्थ के अंदर की स्टडी को जान सकते हैं 2 सोर्सेज से, डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। उससे आधार पर पता चला कि अर्थ के अंदर में भी क्या होगा। तो ये एक अजम्पशंस बनाया है पहला। तो फिलहाल हम लोगों ने प्रूफ किया कि इतने सालों से हमारे साइंटिस्ट ने वर्ल्ड में एक थ्योरी देखे गए कि अर्थ में कितने तरह के शेल्स है, कितने तरह के लेयर्स है, 3, क्रस्ट, मैंटल और कोर, ठीक है। सबसे अंदर वाला कौन सा है, कोर, स्वाभाविक सा वजन भी, और हल्का कौन सा है, क्रस्ट। तो क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी कोर की, कोर की ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू क्रस्ट, ठीक है। अब इनसाइड द अर्थ को स्टार्ट करने से पहले डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड अब कहाँ पे देखी गई है, साउथ अफ्रीका, वो भी कितनी, 4000 मीटर्स, 4000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर,
तो 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर डीप. इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर. अब यहाँ पे 2 फैक्ट दिया है, मतलब डायमंड्स की खोज करने के लिए इंसान ने, साउथ अफ्रीका में डायमंड्स बहुत मिलते हैं, प्लेटिनियम, गोल्ड, डायमंड ज़्यादातर कहा है तो साउथ अफ्रीका. उनकी खोज करने के लिए माइनिंग करके हम लोग कितने अंदर जा चुके हैं? 4 किलोमीटर. कुछ वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने ऑयल्स को ढूंढने के लिए अप टू कितने अंदर जा चुके हैं? 6 किलोमीटर. ठीक है. टू रीच द अर्थ सेंटर विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऑलरेडी लिखा है उन्होंने. यू विल हैव टू डिग अ होल अप टू 6000 किलोमीटर. और वो भी होल कहाँ से करना पड़ेगा? कॉन्टिनेंट्स के ओशनिक फ्लोर से, ओशनिक फ्लोर से. और वो होने से रहा. अब तक हम लोगों ने कितना किलोमीटर तक होल किया है? सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही किया है. एनसीईआरटी ने तो उतना भी आधा लिखा है उससे. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. हाइट कहाँ से गिनते हैं? सी लेवल्स. इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, इसके ऊपर जाएंगे तो माइनस. वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म माउंट एवरेस्ट है ना. माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स. और वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट ट्रेंच नाम. तो वर्ल्ड का सबसे गहरा पॉइंट क्या है? मैरियाना ट्रेंच. और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? माउंट एवरेस्ट. सागर मठ कहते हैं इसको. और ये कौन से कंट्री में देखा जाता है? नेपाल. मतलब ग्रेटर हिमालयज में. ठीक है. माउंट एवरेस्ट का लोकेशन देखा जाता है, जो कौन से कंट्री में मिलता है? नेपाल में. नेपाल में उसका लोकल नाम सागर मठ. और वो सी लेवल से कितना ऊपर है? 884. और कहते हैं कि इसकी हाइट और क्या हो रही है? बढ़ रही है. ठीक है. उसकी हाइट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नीचे का ज्योग्राफी अंदर जा रहा है, नीचे का प्लेट्स अंदर जा रहे हैं, जिसके चलते वो कहाँ पे आएगा? और ऊपर. जितना सबडक्शन होगा उतनी इसकी हाइट बढ़ेगी. और वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच. ये कहाँ मिलेगा? तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन. ये लगभग कितना है? तो अप्रॉक्स 11,000 समथिंग मीटर्स है. मतलब 11.5 किलोमीटर लगभग. मतलब माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? ज़्यादा. मतलब इसको कट पेस्ट करके डाला तब भी इसकी हाइट ज़्यादा रहेगी. तो ये किससे गिने हम लोगों ने? सी लेवल से. ठीक है. और यहाँ पे क्या लिखा है कि यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप. जब आपको अंदर जाना पड़ेगा ऑन द ओशन फ्लोर लिखा है, ना कि सी लेवल. सी लेवल और ओशन फ्लोर में काफ़ी गैप हुआ. ठीक है. वर्ल्ड में अगर आपको किसी ने पूछा कि एवरेज डेप्थ कितना है ओशन का, एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन, तो आप कह सकते हैं अप्रॉक्स. वर्ल्ड में कुछ ऐसे ओशंस है जो कम गहरे हैं और कुछ ओशंस है जिनकी हाइट ज़्यादा डीप है. मतलब जैसे कि पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन, वेयर एज आर्टिक ओशन इज. एवरेज लिया तो एवरेज डेप्थ कितना है ओशंस का? अबाउट 4500 से लेके 5000 मीटर. मतलब कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर. ये देखिए अर्थ का सेंट्रल पॉइंट 6371 किलोमीटर. अर्थ का सेंट्रल पॉइंट कितने किलोमीटर पे मिलेगा? तो 6371 किलोमीटर. और इसलिए उन लोगों ने कितना लिखा है कि यू विल हैव टू डिग अ होल. अगर आपको कहाँ जाना है? अर्थ के सेंटर पे. तो अर्थ के सेंटर अप्रॉक्स कितना हुआ? 6000 और एग्जैक्टली 6371. और हम लोग सिर्फ कितने अंदर गए? तो एनसीईआरटी के हिसाब से 6 और फिलहाल रशिया के मॉडल के हिसाब से 12 किलोमीटर. सोचो कितना अंदर है. जितना अर्थ के अंदर अंदर जाएंगे, एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, टेम्परेचर increases. As we go deep inside the earth, pressure also increases. As we go deep inside the earth,
density also increases. As we go deep inside the earth, temperature, pressure, density is increase, but in uniform fashion कि नॉन यूनिफॉर्म फैशन, नॉन यूनिफॉर्म फैशन, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म फैशन मतलब ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर गए तो टेम्परेचर बढ़ा, 2 किलोमीटर पे सेम बढ़ेगा क्या, नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वैरी करेगा, पर जनरली ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे कि एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, बट इन नॉन यूनिफॉर्म फैशन, नॉन यूनिफॉर्म मैनर। द अर्थ, ठीक है, अर्थ इज स्टैटिक प्लैनेट कि डायनेमिक प्लैनेट? स्टैटिक बोले तो एक ही जगह पर, डायनेमिक बोले तो चेंजिंग। जैसा थर्ड चैप्टर का नाम क्या दिया एनसीईआरटी ने? चेंजिंग अर्थ। चेंजिंग अर्थ का मतलब स्टैटिक अर्थ है क्या? तो अर्थ कैसा है? डायनेमिक प्लैनेट है। इट कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, अंडर गोइंग इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आप कह सकते हैं अर्थ के बारे में कि अर्थ क्या है? तो अर्थ इज डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ स्टेबल हुई क्या अनस्टेबल? इसका मतलब अर्थ कैसी हुई? अनस्टेबल। एंड और ये क्या हो रही? कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है? रिकॉन्फिगर होती रहती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड प्लस आउटसाइड। जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले से हिमालय रहेगा? नहीं, वहाँ पे एक 33 सी था, फिर वो पानी का एरिया चेंज हो गया, नीचे की ज़मीन उपलिफ्ट हो गई तो पानी भी चला गया इधर उधर, ज़मीन उपलिफ्ट हो गई तो ऊपर जाके क्या बना? हिमालयाज़। मतलब जो नीचे है वो कल जाके ऊपर, जो ऊपर है कल जाके नीचे, ये नियम ही है अर्थ, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अर्थ इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट जो कॉन्स्टेंटली क्या होता है? चेंज होता है। और अर्थ का हमेशा कैसी रहेगी? अनस्टेबल। अब अर्थ के अंदर देखते हैं। तो अर्थ के अंदर में 3 तरह के लेयर से आप जानते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। किसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी? कोर की। और कम? अब किसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा? कोर का। किसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा? कोर का। नेक्स्ट, अर्थ कैसी है? तो एक अनियन जैसी है, उसका एक एक लेयर निकालेंगे आप तो आपको अंदर में क्या मिलेंगे? कॉन्सेंट्रिक लेयर्स मिलेंगे इनसाइड द अदर। अपर मोस्ट लेयर रेफर्ड एज क्रस्ट। ये कैसी है? थिक है कि थिन है? थिन है, मतलब एटमॉस्फेयर भी थिन, बायोस्फीयर भी थिन, क्रस्ट लिथोस्फीयर भी थिन, ठीक है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। मतलब कोर, मेंटल और क्रस्ट में पतली कौन है? कोर। और मोटी कौन है? तो आंसर ध्यान रखना, मेंटल। मोटा कौन है? मेंटल। ये फोटो देखिए इसका, ये नाम पढ़िए, ठीक है। ये हो गया क्रस्ट, सेकेंड लेयर मेंटल, थर्ड लेयर क्रस्ट। फिगर का नाम इनसाइड द अर्थ। उसमें सबसे थिनेस्ट कौन है? क्रस्ट। वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम बोले तो 3 डायमेंशन, बोले तो 3 डायमेंशन। क्रस्ट कितना परसेंट है वॉल्यूम के हिसाब से? 1% क्रस्ट। वॉल्यूम में मेंटल कितना परसेंट है? 84%। और 15% क्या आ रहा है? हो गया 100% बराबर। मतलब अगर आपको पूछा तो क्रस्ट थिनेस्ट हुई, तो थिकेस्ट कौन सी हो गई? मेंटल थिकेस्ट, मॉडरेट कोर, मॉडरेट कोर। तो वॉल्यूम किसका कम हुआ? क्रस्ट का। ज़्यादा किसका हुआ? तो वॉल्यूम के आधार पे लगाएंगे तो आप मेंटल, कोर और क्रस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। और अर्थ का रेडियस कितना है? 6371, देखा था अभी आपने, 6371 किलोमीटर। एंड एज वी गो इट मीन्स दैट द टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, बट इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर। नॉन यूनिफॉर्म फैशन लिखो या नॉन यूनिफॉर्म मैनर लिखो। नेक्स्ट, अब क्रस्ट का पैटर्न देखते हैं। क्रस्ट बोले तो 2 प्रकार की क्रस्ट होती है। क्रस्ट की अगर बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट।
ठीक है, हम लोग क्रस्ट के दो पार्ट पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। और कितने ओशंस हैं? 5। पहला ओशन का नाम, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक। फिर दुनिया में कौन सा ओशन बना? अटलांटिक। सबसे पुराना ओशन कौन सा था? इसका नाम क्या है? तो ये लार्जेस्ट है। दूसरा ओल्डेस्ट है। डीपेस्ट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि मरीना ट्रेंच भी कहाँ मिलेगा? पैसिफिक। इसके बाद दुनिया में कौन सा ओशन बना? अटलांटिक। उसके बाद कौन सा बना? इंडियन। उसके बाद आर्टिक। और सबसे लेटेस्ट ओशन कौन सा बना दुनिया में? तो ओल्डेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड पैसिफिक, एंड यंगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड सदर्न ओशन, ऑल्सो रेफर्ड एज अंटार्कटिका ओशन, ऑल्सो रेफर्ड एज अंटार्कटिका ओशन। तो सदर्न ओशन क्या है? तो लेटेस्ट है। और ओल्डेस्ट, इसमें कौन सा ओशन है जो कम गहरा है? आर्टिक कैसा है? शैलोएस्ट है। कौन से ओशन का शेप ट्रायंगुलर है? इंडियन। किसका? वो देखा था ना, एस शेप। और इसका ओ बोले सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप पैसिफिक, एस शेप अटलांटिक, ट्रायंगुलर शेप इंडियन, शैलोएस्ट आर्टिक, यंगेस्ट ओशन सदर्न ओशियन। लिख लीजिए लगे तो साइड में। तो पैसिफिक क्रस्ट, और कितना परसेंट है पैसिफिक क्रस्ट? ये ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि वर्ल्ड में ओशन कितना है? 71। और कॉन्टिनेंट कितना है? 29%। तो आप बताओ कौन सी क्रस्ट अर्थ पे सबसे बड़ी है एरिया में? क्रस्ट। और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया 2 नंबर का, 3 नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, 4th साउथ अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका बड़ा है, लास्ट में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप और लास्ट सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब ये देखिए लास्ट नेक्स्ट फैक्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा क्या नाम दिया? ओशनिक क्रस्ट। कौन सी क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा दिख रही है आपको? कॉन्टिनेंट क्रस्ट कितना है? अबाउट 35। नंबर लिखने के पहले अबाउट या अप्रॉक्स लिखना आप, जैसे यहाँ पे एनसर्टेन भी अबाउट 35। और ओशनिक क्रस्ट कितने थिक है? ओनली 5 किलोमीटर। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में देखो ये ओशन दिया है और ओशन के नीचे क्या बैठा है? ओशनिक क्रस्ट। कितना किलोमीटर है? अप टू 5 किलोमीटर। लेकिन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के नीचे का जो क्रस्ट है वो कितना है? 35। ये देखो 35 है, लेकिन जहाँ पर पहाड़ी है वहाँ पे थिकनेस 35 से डबल है कि नहीं? वहाँ पे कितना है? 35 से डबल है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया? 35 किलोमीटर। ये कितना हो गया? 5 किलोमीटर। ये कितना हो गया? 35 किलोमीटर। लेकिन जहाँ पर माउंटेन्स हैं वहाँ पे थिकनेस क्या होगी? ज़्यादा रहेगी। देखो रूट जा रहा है उसका। ये कितना हो गया? अबाउट या अप्रॉक्स 70 किलोमीटर। इसका मतलब ये समझ लीजिए प्लेन्स का पार्ट हुआ, तो प्लेन्स का पार्ट का थिकनेस कम हुआ और हिमालय इकोलॉजी का थिकनेस ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो इसमें से क्या फैक्ट्स पता चलता है? पहला फैक्ट, वर्ल्ड में क्रस्ट को हम लोगों ने 2 हिस्से में डिवाइड किया। हम लोगों ने अपने हिसाब से ओसी और सीसी। किसका बड़ा एरिया है? ओसी, पहला फैक्ट। लेकिन थिकनेस की अगर बात करें तो कौन सी थिकनेस बड़ी है? सीसी। लेकिन सीसी की थिकनेस वेरीज करती है, माउंटेन एरियाज़ पे अबाउट 70 एंड नॉन माउंटेनस एरियाज़ पर 35। और पतला कौन होता है? तो ओशनिक क्रस्ट। अब नेक्स्ट आता है कि ये बनता किससे है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये क्रस्ट बनता किससे है। अब यहाँ देखिए ओशनिक क्रस्ट कितना किलोमीटर देखा था हमने? अबाउट 5 किलोमीटर पहला।
उसके बाद ये बनता किससे, तो कौन से पत्थर से बनता है ज़्यादातर, बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है, तो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, एक तरह का कौन सा रॉक से, इग्नियस। इग्नियस का मतलब लैटिन भाषा में फायर, इग्नियस का मतलब लैटिन भाषा में फायर। दुनिया में 3 तरह के रॉक्स पड़ने वाले, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रॉक है इग्नियस। तो ओशनिक क्रस्ट कौन से पत्थर से बनता है, बेसाल्ट से। दूसरा, जैसा डेक्कन प्लेटू से क्या बनता है, डेक्कन प्लेटू किससे बना है, बेसाल्ट से बना है ना, वैसा। उसके बाद ओशनिक क्रस्ट की और ख़ास बात है, इसका और एक नाम दिया गया है मैफिक। मैफिक, मैफिक में एम ए क्या हो गया, मैग्नीशियम, एफ क्या हो गया, फेरस। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम कॉल्ड साइमा। एक जियोलॉजिस्ट थे, उस जियोलॉजिस्ट का नाम था एडवर्ड सूस। इन्होंने कहा था बहुत पहले, पुरानी थ्योरी थी, अभी नहीं है थ्योरी, अभी हम लोग लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर ये नाम देते हैं, लेकिन लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर बनने के पहले की जो थ्योरीज थी उसका नाम था सियाल, साइमा और नाइफ। क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर किससे बनता है, नाइफ से। नाइफ बना कौन से 2 नाम से, निकल प्लस फेरस, बोले तो आयरन। ये सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम और ये सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो सियाल, साइमा, नाइफ, ये वर्ड दिया देने वाला बंदे का नाम था एडवर्ड। ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत पहले क्या कहा था कि अर्थ के 3 अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ के आधार पे अर्थ को डिवाइड किया। तो कौन कौन से केमिकल्स थे, तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूंट कौन कौन से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये मतलब और भी थे, लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूंट कौन थे, ये लोग थे। निकल प्लस किसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, नाइफ की, और कम कौन रहेगा, सियाल। तो कहते हैं कि ज़्यादातर रोशनी क्रस्ट किससे बना है, सीमा से, साइमा से। दूसरा होता है सीसी, ये कितना होता है 35 किलोमीटर से कितना हो सकता है 70 तक हो सकता है। कहाँ पे, जहाँ पे माउंटेन टोपोग्राफी है वहाँ पे कितना होगा, मतलब जहाँ पे एंडीज माउंटेन्स है, हिमालयज़ है, एल्प्स है, वहाँ पे क्या होगा 70। और जहाँ पे अमेजॉन बेसिन है, अमेजॉन बेसिन फ्लैट है, प्लेन से पूरा, वहाँ पे कितना होगा 30। उसके बाद ये ज़्यादातर कौन से पत्थर से बनता है, तो ग्रेनाइट से बनता है। ग्रेनाइट भी क्या है, तो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है। इसको आप इंट्रूसिव कह सकते हैं, इंट्रूसिव बोले तो इंटरनल, या फिर आप कह सकते हैं इसको एसिडिक रॉक्स। इसका वजन हल्का रहेगा, एसिड से बना है तो, और इसको आप क्या कह सकते हो बेसिक रॉक्स। किसका पीएच ज़्यादा रहेगा, पीएच मोर किसका रहेगा, बेसिक का, और इसका पीएच कम रहेगा, पीएच लेस, 7 से कम रहेगा तभी वो क्या बनेगा एसिडिक। तो लाइटर कौन हुआ, लाइटर इन नेचर, ये वाला, इसको आप कहेंगे लाइटर इन नेचर। और डेंसर इन नेचर कौन सा हो गया, डेंसर इन नेचर मतलब ज़्यादा वजन में अगर डेंसिटी की बात करें तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई, बेसाल्ट की, ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट की। लिख लीजिए लगे जो।
हो गया। तो अभी हमने देखा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे बना है, सियाल, और ओशनिक क्रस्ट साइमस। ये ग्रेनाइट बेसाल्ट, ठीक है। और एक बार रिवाइज कराओ कि ध्यान में आ जाएगा ना। ये ग्रेनाइट से बना, ये बेसाल्ट से बना है, ये लाइटर कलर, ये डार्कर कलर। एसिडिक रॉक्स, पीएच ज़्यादा है कि कम है? 7 से कम रहेगा ना, तभी कैसे रॉक्स हो गए, एसिडिक हो गए। उसके बाद में और इसमें क्या कह सकते हैं, ये किससे बनते हैं, तो फेल्सिक से। इसका नाम क्या था, मैफिक। ये कैसे थे, लाइटर थे कि डेंसर थे, डेंसर। ये एसिडिक थे कि बेसिक थे, पीएच मोर। इसका एग्जाम्पल क्या था, तो बेसाल्ट। इसका एग्जाम्पल क्या था, ग्रेनाइट, ठीक है। ये कैसा है, तो इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब इंटरनल। अभी पढ़ेंगे हम लोग ये टॉपिक। इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार के होते हैं, अंदर वाले और बाहर वाले। ग्रेनाइट कौन सा पत्थर है, अंदर वाला। इसका उल्टा मीनिंग क्या हुआ, ये एक्सट्रूसिव, या फिर इग्नियस मतलब लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है, आग, रॉक्स, फायर। समझ में आए? मिटाओ। अब लास्ट टॉपिक, अब इस लाइन का मीनिंग देखो। इस लाइन का मीनिंग क्या दिया है, इस लाइन का मीनिंग दिया है कि जस्ट बीनीथ द क्रस्ट क्या है, क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। और मेंटल कब तक है, अप टू 2900 किलोमीटर। मतलब अगर इसको हमने 0 किलोमीटर लिया तो मेंटल कब तक देखा जाएगा, 9 किलोमीटर। और रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर किसका है, कोर। मतलब कोर का रेडियस कितना हुआ, 3500। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्रस्ट के ठीक नीचे क्या है, मेंटल। और मेंटल आपको कब तक मिलेगा, 2900। मैं अभी बताता हूँ इसके आगे का, 2900 किलोमीटर। अभी हम लोग अलग अलग वर्ड पढ़ने वाले। लिथोस्फीयर था, उसके नीचे क्या मिलेगा, एस्थोनोस्फीयर। अलग अलग नाम देखेंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो 100 से 200 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा अंदर, और अप टू 400 किलोमीटर तक अंदर में क्या मिलेगा, एस्थोनोस्फीयर। ये कैसा है, तो सॉलिड है। और ये कैसा है, यही से क्या निकलेगा, तो मैग्मा निकलता है। सोर्स ऑफ मैग्मा कॉल्ड एस्थोनोस्फीयर। तो मैग्मा जहाँ से निकलता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ मैग्मा जहाँ से निकलता है उसको क्या कहते हैं, एस्थोनोस्फीयर। ये कहाँ पे मिलेगा, अप टू, उसके नीचे नहीं मिलेगा, अप टू 400। ये भी नाम पढ़ने वाले हैं। इसका निकनेम क्या होता है, तो वीक। एस्थोनो को ग्रीक भाषा में क्या होता है, वीक। तो ये हार्ड हुआ कि वीक हुआ, वीक हुआ। और ये वीक है इसलिए ऊपर के लिथोस्फीरिक प्लेट्स मूव करेंगे, ठीक है। तो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, पार्शियल लिक्विड, ठीक है। तो अभी इसको पार्ट को पढ़ते हैं।
अभी डायग्राम देखो, इस डायग्राम में हमने अभी देखा था ये पार्ट। अब इसमें बच्चे को कंफ्यूज होता है, नाम्स में कंफ्यूज होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे नाम में कैसा करना है, तो अभी डायग्राम किसका है, अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर का है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, साइड में लिख लो इधर, इनसाइड अर्थ, ऐसा मत लिखो। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया दो इसमें। अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, मतलब केमिस्ट्री केमिकल्स के आधार पर, और दूसरा मैकेनिकल कंपोजिशन, मतलब ब्रैकेट में आप कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। केमिकल के आधार पे तीन नाम हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। एक्चुअली इनके भी दो दो पार्ट हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अब बताओ इनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी रहेगी, आउटर कोर की, इनर कोर की? इनर कोर की। गर्मी भी ज़्यादा कहाँ रहेगी, इनर कोर। लेकिन ये तीन नाम कौन से आधार पे दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, सीएल, साइमा और नाइफ। लेकिन मैकेनिकल कंपोजिशन के आधार पे नाम क्या दिया है, तो मैकेनिकल कंपोजिशन के आधार पे नाम दिया है पहला, इसलिए अलग अलग नाम है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किससे बनता है, तो आप कह सकते हैं क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। तो फॉर्मूला क्या लिथोस्फीयर का, लिथोस्फीयर बोले तो क्रस्ट, क्रस्ट के दोनों रहेगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, लेकिन मेंटल पूरा नहीं है, सिर्फ अपर मेंटल, दैट इज रेफर्ड एज लिथोस्फीयर। ये कौन सा, फिजिक्स के आधार पे। दूसरा नीचे में इसके ठीक मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, एस। ये हार्ड है कि वीक है, वीक है। ये पार्शियल लिक्विड है कि सॉलिड है, यही से क्या निकलता है, मैग्मा। दुनिया में जितने भी मिनरल्स है ना, जितने भी मिनरल्स है, ये सब मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं, अर्थ के अंदर से कि बाहर से, अंदर से, मतलब ये मैग्मा से ही हो गए। तो आप कह सकते हैं, अगर आपको सवाल पूछे कि मिनरल्स का सोर्स क्या है, कहाँ से निकलता है, आप कह सकते एस्थेनोस्फीयर। फिर आपको अगर पूछा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स इधर से इधर क्यों हिलते रहते हैं, तब भी आप कहेंगे कि ये किसके ऊपर बैठे हैं, एस्थेनोस्फीयर, जिसके चलते वो लिक्विड है तो वो मूव करता है, तो हम लोग वो मूव करते हैं। इसके ठीक नीचे का एरिया का नाम है पायरोस्फीयर, और आखिरी का नाम है बैरिस्फीयर। ये हम लोग बाद के नोट्स में देखेंगे, बैरिस्फीयर। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, बैरिस्फीयर, और हल्का लिथोस्फीयर। कोर का नाम क्या दिया गया, बैरिस्फीयर। मेंटल का नाम क्या दिया है, चला गया, मेंटल का नाम क्या दिया है, पायरोस्फीयर। ठीक है, वो आएगा नहीं क्या इसमें, समझ में आया ना आपको नाम। तो ये ऐसे कंफ्यूजिंग नाम क्यों दिया, तो अब मैंने क्या किया, अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को किस में डिवाइड किया, दो, केमिकल के आधार पे, फिजिकल के आधार। केमिकल के तीन नाम है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन सबके दो दो वर्जन है, दो क्रस्ट के, दो मेंटल के, दो कोर के। और मैकेनिकल के आधार पे नाम क्या दिया, तो लिथोस्फीयर, फिर एस्थेनोस्फीयर, फिर पायरो, पायरो का मतलब बीच वाला मेंटल, पायरोस्फीयर, और आखिरी वाला बैरिस्फीयर। हम बड़े नोट्स में देखेंगे इनको, ठीक है। उसे लिथोस्फीयर बोले तो फॉर्मूला क्या है, क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल। तो अपर सॉलिड मेंटल कैसा है, अपर मेंटल कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड, सॉलिड। और लोअर मेंटल का जो पैटर्न दिख रहा है क्या है, हल्का सा लिक्विड। और ये अप टू कितना आएगा, तो 2000, ये सॉरी अप टू 400 किलोमीटर। और मेंटल कितना आएगा, अप टू
900 किलोमीटर, और सेंट्रल पॉइंट कितना है 6371 किलोमीटर, 71 किलोमीटर यहाँ पे चेंज किया। ये देखिए लिथोस्फीयर देखा था हमने, लिथोस्फीयर में दो है, सीसी और ओसी। 71% ओसी, 29% ये। लेकिन थिकनेस की बात करें तो थिकनेस कौन सा है, सीसी 35 से 70, और ये अबाउट 5 किलोमीटर। ये देखो लिखा है सीसी क्रस्ट कैसी रहेगी, थिकर, ठीक है। ये जनरली कितना रहेगा 30 से 35 किलोमीटर, लेकिन जहाँ माउंटेन्स है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे एंडीज, रॉकीज, हिमालयज है वहाँ पे कितनी होगी, थिकर। तो जो मैंने अभी लिख के दिया है आपको, फॉर्मूला बना के दिया था, वो उसका नाम था ये ओशनिक क्रस्ट। ये थिनर है कि थिकर है, थिनर। बैसाल्ट की ग्रेनाइट, बैसाल्ट। फेल्सिक की मैफिक, मैफिक, ठीक है। इसकी डेंसिटी के पैटर्न में यहाँ पे दिया है इसको। और सीसी क्या था, फेल्सिक, ये कैसा था, फेल्सिक, और ये कैसा था ऊपर का, मैफिक। मैफिक मतलब आयरन और मैग्नीशियम। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में दो क्रस्ट है, सीसी और ओसी। 5 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर, लेकिन जहाँ माउंटेन है वहाँ पे 70 किलोमीटर्स। अब हिमालय में वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते, लेकिन अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हिमालय में वोल्केनिक इरप्शंस क्यों नहीं होते, उसका मेन कारण है कि हिमालय 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट से बने हैं। 2 प्लेट कौन सी, कॉन्टिनेंटल। लेकिन एंडीज माउंटेन्स में आपको वोल्केनिक इरप्शंस मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या, एक साइड में पानी का प्लेट है, एक साइड में कॉन्टिनेंट का प्लेट है। अगर आपको सवाल पूछा कि हिमालय पे अर्थक्वेक आते हैं, तो आंसर है हाँ, पर हिमालय पे वोल्केनोस नहीं आते। वोल्केनोस बनने के लिए एक प्लेट कम से कम क्या चाहिए, ओशनिक चाहिए, और दूसरी कॉन्टिनेंट होना चाहिए। पर हिमालय कहाँ बने हैं, 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट पे, एक एशियन कॉन्टिनेंट, एक इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसलिए ये डायग्राम देखो, उसमें से 2 प्लेट्स जब मिलती है, ये देखो ये इधर जा रही है और ये इधर, तो कॉन्वर्जेंट हुआ कि डाइवर्जेंट प्लेट में कौन सी प्लेट अंदर जाएगी, जिसका वजन, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो सबडक्ट हो रही है। देखो सबडक्ट मतलब अंदर जाना, तो ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट बेनेथ, बेनेथ मतलब अंदर जाना, किसके, क्रस्ट। जितना ये अंदर जाएगी उतनी ही टोपोग्राफी कितनी आएगी, और क्या फॉर्म बनेंगे, लैंड फॉर्म्स, वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स बनेंगे, वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स। और जितना अंदर में फ्रिक्शन होगा उसका रिजल्ट मैग्मा के रूप में निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन्स पर आपका के पास में आपको ये मिलेगा क्या, तो वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन इंडिया में क्या नहीं है, वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते इंडिया के आसपास, स्पेशली हिमालय एरियाज पर नहीं होते, क्योंकि वोल्केनिक होने के लिए दोनों प्लेट क्या चाहिए, एक ओशनिक चाहिए तो एक कॉन्टिनेंट। ऊपर से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आती। ये डायग्राम देखो, डायग्राम समझ में आ रहा ना। ओशनिक क्रस्ट, उसके नीचे पार्शियल लिक्विड क्या बैठा है, एस्थेनोस्फीयर, और सॉलिड लिथोस्फीयर। और जब ये सबडक्शन हो रही, सबडक्शन का मतलब अंदर जाना, तो क्या बन गया, ट्रेंच, जैसा मराना ट्रेंच, ओशियन ट्रेंच। तो ट्रेंच बनने के लिए कौन सी चाहिए, डाइवर्जेंट की कॉन्वर्जेंट। ये देखो ये क्या है, ट्रेंच, मतलब समुंदर के पैरेलल में, आपको पहाड़ी के पैरेलल में समुंदर में क्या दिख रहे हैं, ट्रेंचेस। तो ट्रेंचेस जनरली आपको पैरेलल्स दिखेंगे कि परपेंडिकुलर मिलेंगे। ट्रेंचेस जनरली फॉर्म्ड इन विच बाउंड्री, कॉन्वर्जेंट प्लेट, एंड दे आर पैरेलल टू माउंटेन एरियाज, ठीक है। ये देखो माउंटेन से पैरेलल में क्या दिख रहा है, पानी के अंदर, ट्रेंचेस। इसका मतलब अगर मराना ट्रेंच कहाँ बनी होगी तो उसके आसपास अपर एरियाज पे क्या होंगे, माउंटेन्स तो होंगे। और अभी हमने देखा एस्थेनो का मतलब वीक स्पीयर होता है, और मेंटल की डेंसिटी क्रस्ट से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी ना। मेंटल इज हायर डेंसिटी दैन द क्रस्ट, वही कोर में क्या लिखा रहेगा, कोर इज अ हायर डेंसिटी दैन मेंटल। और एस्थेनोस्फीयर अप टू कितना मिलेगा आपको, 400 किलोमीटर। और एस्थेनोस्फीयर से क्या निकलता है, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। और लिथोस्फीयर कहाँ से मिलेगा, तो 10 से लेके तो
200 किलोमीटर तक। द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल कॉल्ड लिथोस्फीयर, इसकी थिकनेस कैसी है 10 से लेके 200 किलोमीटर। तो आप साइड में नोट्स में लिख लीजिए, लिथोस्फीयर बोले तो 10 to 200 किलोमीटर, एस्थेनोस्फीयर बोले तो अप टू 400 किलोमीटर। पहला एक लोगों फैक्ट में, फर्स्ट फैक्ट लिथोस्फीयर 10 to 200, एस्थेनोस्फीयर अप टू 400, मेंटल अप टू 2900 किलोमीटर। कहाँ से मैग्मा निकलता है? एस्थेनोस्फीयर से। ये डायग्राम देखिए, विच लेयर ऑफ अर्थ इज रेफर्ड एज लिक्विड स्टेट। अब नए टॉपिक पे आते हैं, कोर पर आते हैं। इनमें से किसको लिक्विड स्टेट कहते हैं? क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, लिथोस्फीयर के आउटर कोर? आंसर है आउटर कोर। अभी हम दो कोर पढ़ेंगे, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। उनमें से लिक्विड स्टेट में क्या है? आउटर कोर। ये देखिए डायग्राम में, इनर कोर सॉलिड है लेकिन आउटर कोर कैसा है? लिक्विड है। ये भी इनर कोर भी क्या चाहिए? लिक्विड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे प्रेशर इतना है, यहाँ पे सी लेवल पे समझ लीजिए प्रेशर इतना है 1013.25 मिली बार। समुंदर के सी लेवल पे ऊपर 0 किलोमीटर पर, 0 किलोमीटर पे सी लेवल कितना है? प्रेशर कितना है? 1013। प्रेशर किस में गिनते हैं? मिली बार। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा जानते हैं? यहाँ पर इस एरिया पर अर्थ का जो सेंट्रल पॉइंट है 6371, यहाँ पे 3 to 4 मिलियन टाइम्स प्रेशर किसके मुकाबले? सी लेवल। मतलब कहाँ 1000 और कहाँ पे 3 से 4 मिलियन टाइम्स को मल्टीप्लाइड करो, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसलिए इनर कोर कौन से रूप में रहेगा? सॉलिड। इससे थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा प्रेशर कम कहाँ पे होता है? आउटर कोर में। और आउटर कोर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आउटर कोर जो कि कैसी होती है? लिक्विड। ये इससे कौन से फोर्स बनते हैं अर्थ पर? ग्रेविटेशन। तो अर्थ में मैग्नेटिक इफेक्ट, अर्थ के अंदर में मैग्नेटिक करंट और ग्रेविटिकल करंट कहाँ से बनता है? आउटर कोर्स। मतलब अर्थ में अलग अलग तरह के लेयर्स है, एक सॉलिड तो एक लिक्विड, फिर सॉलिड, ठीक है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अलग अलग बैंड है कि नहीं यहाँ पे? ये लिथोस्फीयर कैसा है? सॉलिड। एस्थेनोस्फीयर कैसा है? लिक्विड। फिर मेंटल कैसा है? सॉलिड। आउटर कोर कैसा है? लिक्विड। फिर वापस अल्टरनेट बैंड्स है। तो आप कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई? कोर, मेंटल की? कोर की, ठीक है। और मेंटल और कोर बाउंड्री कहाँ पे आके मिलती है? कौन से नंबर पर आके मिलती है इनमें से? मेंटल कहाँ ख़त्म होता है? उसके आगे क्या चालू होगा? फिर कोर चालू होगा। और अर्थ के अंदर अंदर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी। तो अर्थ का सबसे आखिरी का जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, वहाँ पे डेंसिटी कितनी है? 13 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये डायग्राम देखिए, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन वाटर की डेंसिटी से जितना अंदर 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 जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, जितना एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, डेंसिटी ऑल्सो, तो डेंसिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। और ये देखो 2.9 के बाद सीधा कितना है? 3.3। मतलब 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो आ रहा है क्या? नहीं। कितना आ रहा है? 3.3। फिर 4.3 आया, फिर 5.5 के सीधा कितना आया? 10 आया। 12.3 के बाद सीधा, तो आप कह सकते हैं
कि एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर, सो डेंसिटी ऑल्सो, बट इन नॉन यूनिफॉर्म फैशन। अगर यूनिफॉर्म होता तो 2, 3, 4, 5, 6 आता, ठीक है। और ये ख़त्म कितने बजा? 13.5 पे, 13.5। और ये फैक्ट इसलिए ध्यान रखना 13.5 क्योंकि अर्थ के यहाँ का जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट कितना है? 63, और डेंसिटी कितना है यहाँ पे? 13.5। और डेंसिटी को गिनते किस में? ग्राम/क्यूब है, यहाँ पे यूनिट दिया। और इवन यूनिवर्स भी कब बना? यूनिवर्स का एज भी अगर किसी ने पूछा आपको तो यूनिवर्स का एज भी कितना मिलेगा आपको? 13.5 बिलियन ईयर्स एगो। और अर्थ के सेंट्रल पॉइंट का ग्रेविटी ये भी कितना है? डेंसिटी भी कितना है? 13.5। तो ऐसा दो को ध्यान रखना, दोनों का लिंकिंग नहीं है, पर सिर्फ नंबर सेम है इसलिए मैं आपको बताया। तो एज ऑफ यूनिवर्स एंड सेंटर ऑफ अर्थ का डेंसिटी सेम है का मतलब मैंने सिर्फ नंबर से सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों कैसे हैं? अलग है। और इस डायग्राम में आपको ये नंबर ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक नया नाम निकाला, इनको ढूंढने के लिए एक नया नाम निकाले और उसको नाम दिया ज्योग्राफी में डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यू का मतलब, और डिसकंटिन्यू का मतलब यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए ज्योग्राफी में एक ऐसा विषय चाहिए था जो इसकी स्टडी करे। तो फिर उन्होंने एक नया नाम डाला टॉपिक का, और टॉपिक को क्या नाम दिया? डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूस की नॉन कंटिन्यूस? नॉन कंटिन्यूस। द लेयर्स ऑफ अर्थ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू अ ट्रांजिशन जोन, दैट ट्रांजिशन जोन रेफर्ड एज, पहला पॉइंट, द ट्रांजिशन जोन्स कॉल्ड एज। और ऐसे अर्थ पे कितने? तो 5 डिसकंटिन्यूटीज, मेजर एंड माइनर, पकड़ के कितने हो गए? 5। डिसकंटिन्यू मतलब और एक वर्ड हो सकता है जहाँ पे अर्थ अपने आप का प्रॉपर्टी, चाहे वो केमिकल हो प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल, अचानक चेंज करता है। और सडन कीवर्ड क्या है? जैसा 5.5 के बाद सीधा क्या था? 10, तो सडन हुआ कि नहीं? तो सडन चेंज इन अर्थ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें कीवर्ड क्या है? डिसकंटिन्यूटी में ये क्या है? ट्रांजिशन जोन्स, ठीक है, जो किसको डिवाइड करते हैं? अर्थ के हर एक लेयर्स को डिवाइड करते हैं। इस ट्रांजिशन जोन को क्या है? सडन चेंज, किस में? फिजिकल और केमिकल। केमिकल इसलिए क्योंकि क्रस्ट मेंटल कोर है और एस्ट्रोनोस्फीयर है तो फिजिकल। और ऐसे कितने डिसकंटिन्यूटीज है? 5। इसको हमने डिवाइड किया 2 आधार पे। देयर आर 5 डिसकंटिन्यूटीज इनसाइड द अर्थ, ठीक है, मेजर एंड माइनर। मेजर क्या है? जो प्रॉपर डिवाइड करेंगे, मेजर वो जो प्रॉपर डिवाइड करेंगे, जैसा क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड कर रहे हैं, और मेंटल और, तो कितने मेजर हो गए? 2, मोरोविक एर और ग्यूटेनबर्ग। ये उन साइंटिस्ट के नाम है जिन लोगों ने अपना लाइफ इन लोगों इस टॉपिक के लिए यूज़ किया। तो मोरोविक ने क्या डिफाइन किया कि क्रस्ट और मेंटल के बीच के जोन को क्या कहते हैं? मोरोविक। और मेंटल और कोर के बीच के गुटेनबर्ग, विलियम गुटेनबर्ग उसका नाम था। तो ये मेजर हुए माइनर हुए? मेजर। तो डिसकंटिन्यूटीज का मीनिंग देखा, ऐसे कितने हैं? 5। इनको डिवाइड किया हमने मेजर वंस एंड माइनर। मेजर मतलब सिर्फ 2, बचे कितने? 3। कौन कौन से माइनर हुए? कॉनरेड 1 माइनर, दूसरा रेपेटी और तीसरा लेमैन। अब इसको माइनर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही जोन के 2 पार्ट है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मतलब सियाल और साइमा, सियाल और साइमा। फिर रेपेटी उस बंदे का सरनेम था, इसने क्या किया? अपर में आउटर मेंटल और इनर, या अपर मेंटल या लोअर मेंटल दोनों चलते हैं। और आउटर कोर इनर कोर के लिए लेमैन। तो कितने डिसकंटिन्यूटीज है? 5। तो वाई डिसकंटिन्यूटीज ये बनती क्यों है? तो डिसकंटिन्यूटीज क्यों बनती है? उसका कारण है कि डिसकंटिन्यूटीज इसलिए बनते हैं क्योंकि एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी बट इन नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न, दैट नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न रेफर्ड एज discontinuities, that is transition zones, and there are 5 transition zones या discontinuities, 2 major, 3 minors। टॉप से बॉटम से अगर देखा जाए तो कॉन्ड्रेट से लेकर आखिरी में क्या आता है? ले मैन। ये डायग्राम देखिए इसका।
समझ में? 2 मेजर, 3 माइंड। या ये डायग्राम को आप ऐसे पढ़ सकते हो। क्रस्ट, मेंटल, कोर केमिकल के आधार पे था, फिजिकल के आधार पे लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, बैरिस्फीयर और पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर इसलिए क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के ऊपर में क्या है, मेसोस्फीयर, तो नाम चेंज हो रहा है। मेसो का मतलब बीच होगा आता है, मेसो मतलब बीच का। मिडल, इसलिए 2 ऊपर के नीचे ये बना है मेसोस्फीयर। और इसका नाम सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पायरोस्फीयर। और कोर का दूसरा नाम बैरी, और नाम हो गया उसका कोरस्फीयर या बैरिस्फीयर। एस्थेनो का नाम वीक, लिथो का नाम रॉकस्फीयर। और ये मेजर और ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। इसमें कुछ पूछना है? अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, रॉक्स और मिनरल्स। अर्थ में कितने तरह के रॉक्स हैं? 3, ठीक है। इन रॉक्स का नाम इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। एनसीईआरटी ने इग्नियस का मतलब क्या बताया लैटिन भाषा में? आग, फायर। सेडिमेंट्री भी कौन सा वर्ड है? लैटिन। मेटामॉर्फिक भी कौन सा वर्ड है? ग्रीक है, ठीक है, ध्यान रखना। ज्योग्राफी कौन सा वर्ड है? आप अपने पीछे बुक्स में लिख लीजिए लगे तो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ते तो वो ऐसे टर्म यूज़ करते कि नहीं, वर्ड का ओरिजिन, ठीक है। ग्रीक वर्ड geography is a Greek word. Ecology, Greek word. Metamorphic, Greek word. Environment कौन सा वर्ड था? फ्रेंच वर्ड। डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपके, वो भी कौन सा वर्ड हो गया? फ्रेंच वर्ड। अरबिक वर्ड मानसून। लैटिन मतलब रोमन भाषा। एग्रीकल्चर, इग्नियस, सेडिमेंट्री, ये सब कौन सी लैंग्वेज? लैटिन लैंग्वेज। हो गया। मेटा का मतलब होता है चेंज। मेटा मतलब चेंज, तो इसका मतलब मेटामॉर्फाइज का मतलब क्या है? चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम कौन सा वर्ड है? सेटल डाउन, लैटिन। और इग्नियस का मतलब होता है आग, फायर। तो ये अर्थ के 3 तरह के रॉक्स दिया है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स इन अर्थ, ऑन अर्थ: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड
मेटामॉर्फिक। इसमें सबसे हार्ड कौन से रहेंगे? मेटामॉर्फ। और सबसे वीक कौन से रहेंगे? सेडिमेंट्री। ठीक है। इग्नियस रॉक्स का और एक नाम क्या दिया गया? प्राइमरी। तो सेकेंडरी रॉक्स का मतलब क्या होगा? ठीक है। तो व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। पर बुक्स में सिर्फ प्राइमरी नाम दिया, सेकेंडरी रॉक्स कोई भी बुक्स में नाम नहीं दिया है। तो इग्नियस को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राइमरी रॉक्स। तो प्राइमरी रॉक्स मतलब इग्नियस रॉक्स। व्हेन मोल्टन मैग्मा, जब मैग्मा पिघल जाएगा तो क्या बनेगा? लावा बनेगा। लावा कैसा हो जाएगा? सॉलिड। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर रेफर्ड एज इग्नियस। इसलिए इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? आग। और इग्नियस रॉक्स का दूसरा नाम है प्राइमरी रॉक्स। और ये दो प्रकार करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, इंटरनल और ये इंटरनल हुआ, ये एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो अंदर में ही ठंडे हो जाएंगे, जैसे ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है? इंटरनल। और जब बाहर आके जो ठंडा होगा, जैसे कि बैसाल्ट, वो क्या हो गया? एक्सटर्नल। हमने देखा था ओशनिक क्रस्ट किससे बना है? बैसाल्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट। ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना है? तो ग्रेनाइट। तो इग्नियस या प्राइमरी रॉक्स के दो प्रकार है, अंदर के और बाहर के। बाहर के बोले तो बैसाल्ट और अंदर के बोले तो ग्रेनाइट। ये डार्कर कलर है, ये लाइटर है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा। ये एसिडिक रॉक्स है, ये बेसिक है। ये कलरफुल है कि ज़्यादा? नहीं, पर ये कलरफुल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, डेक्कन प्लेटू इज एग्जाम्पल ऑफ basalt, and basalt is example of extrusive rock, whereas granite is example of intrusive rocks. ठीक है। अब ये देखो एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। आपको इग्नियस रॉक्स का नाम ध्यान रखना है, सिर्फ बेसल्ट ध्यान रखने से नहीं चलेगा। बेसल्ट एक प्रकार का क्या है? इग्नियस रॉक्स। लेकिन पुमिस, ये पत्थर देखो, ये पत्थर किससे बनता है? तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म। कुछ ऐसे पत्थर है जो पानी पे तैरते हैं, देखा होगा ना, कुछ ऐसे पत्थर है जो पानी पे तैरते हैं, उनको आप क्या कह सकते हैं? पुमिस। ठीक है। उसके बाद ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? इग्नियस रॉक्स के। ये एसिडिक रॉक्स है, देखो कलरफुल दिख रहा है कि नहीं? ग्रेनाइट इज एसिडिक रॉक्स। गैब्रो, पेग्माटाइट, डायराइट, डायबेस। कम से कम इसमें से पत्थर के नाम ध्यान रखना कि घर जाके आप इग्नियस रॉक्स जब लिखेंगे ना उसके नोट्स, तो कौन कौन से आपको ध्यान रखना है एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर, फर्स्ट जिनके नाम आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, कम से कम इतना तभी नाम ध्यान रखना। बाकी ये बहुत हाई फाई है, इतना नहीं पूछेंगे, पर ये बहुत एग्जाम्स में आ चुके हैं, नए नहीं हैं। ऑब्सिडियन, रायलाइट, गैब्रो, पायरोडाइट, मैग्माटाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो इग्नियस रॉक्स के। आपको इसमें से सवाल पूछेंगे वो, जैसे कि 3 नाम डालेंगे और चौथा रहेगा मार्बल, तो मार्बल आउट में आउट हुआ, 3 कौन से हो गए? इग्नियस रॉक्स। वैसे ही सेडिमेंट, जो सेडिमेंट से पत्थर बनते हैं वो क्या हो गए? सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये सेडिमेंट्स कौन लेके आते हैं? रिवर्स लेके आते हैं, विंड्स लेके आते हैं, वो क्या आते हैं? सेडिमेंट्स लेके आते हैं। और ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होंगे, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद एक जगह पे क्या हो जाएंगे? फिर धीरे धीरे उनकी लेयर कैसे जम जाएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब कॉम्पैक्शन से बनते हैं, ये रिक्टिफिकेशन से बनते हैं, उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट से बनने वाले पत्थर को क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। ये कभी विंड, वाटर क्या करके आएंगे? और एक जगह पे आके डिपॉजिट्स हो जाएंगे, समय होते हुए वो बन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या मिलेगा आपको? तो वर्ल्ड के बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। सेडिमेंट रॉक्स की एक खास बात क्या होती है? ये ऐसे लेयर्स में होती है। इनका पत्थर का पैटर्न कैसा होता है? लेयर्स होते हैं। साथ साथ में इनके अंदर क्या मिलेंगे आपको? मतलब कौन से पत्थर में फॉसिल्स मिलेंगे? तो आंसर है ओनली सेडिमेंट रॉक्स में आपको क्या मिलेंगे? फॉसिल्स। फॉसिल्स 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्लांट फॉसिल्स और एनिमल फॉसिल। एग्जांपल कोल। कोल कौन सा फॉसिल्स है? प्लांट। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एनिमल फॉसिल्स। कोयला प्लांट फॉसिल्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोल के अलग अलग टाइप भी किसके हो गए? फॉसिल्स, प्लांट के। तो कौन से पत्थर में आपको फॉसिल्स मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। फॉसिल 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्लांट फॉसिल्स और एनिमल फॉसिल्स। एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। फॉसिल का डेफिनेशन देखो, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ
रॉक्स आर कॉल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से फॉर्म में हुए, कौन से रॉक्स में फॉसिल्स मिलेंगे, सेडिमेंट्री। तो उसके नाम ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो नाम देखो जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर शेल, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एस फॉर सेडिमेंट्री, एस फॉर शेल। दूसरा है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। थर्ड रॉक साल्ट, ये प्लांट फॉसिल से बनने वाला कोल, ठीक है। डोलोमाइट, लाइमस्टोन, इवन जिप्सम। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर यूज़ किसका होता है, जिप्सम का, इसको भी एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। एसिडिक मिट्टी को बेसिक बनाने के लिए डोलोमाइट का यूज़ करते हैं। यूज्ड टू कन्वर्ट, एसिडिक सॉइल टू। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हुए, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट है, सी फॉर चॉक, सी फॉर चार्ट, कैलिस, कोल, कॉन्ग्लोमरेट। लर्न करते वक्त सी के नाम ध्यान रखना। फिर एस से सैंडस्टोन, शेल्स, रॉक साल्ट्स, इनको ध्यान रखना। लाइमस्टोन कन्वर्ट होकर क्या बनता है, मार्बल बनता है कि नहीं। और लास्ट है फिर आपका कौन से रॉक्स, मेटा। मेटा का मतलब चेंज, जो इग्नियस पत्थर हो या सेडिमेंट्री, दोनों कौन से रॉक्स बन सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक जैसे कि मार्बल, हाई क्वालिटी का कोल, एंथ्रासाइट, निस्ट, शिस्ट, ये सब इसके एग्जांपल्स है मेटामॉर्फिक। और ज़्यादातर एग्जाम में जो सवाल पूछे वो ये है, इनमें से कौन सा पत्थर मेटामॉर्फिक है। तो आपको ध्यान रखना है हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक का नाम निस, लो ग्रेड शिस्ट, मार्बल, ये एग्जाम से पूछे गए हैं। स्लेट, इसका नाम ध्यान रखना, स्लेट, निस, क्वार्टरसाइट, ये सबसे बेस्ट है। डायमंड्स मिलते ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, डायमंड्स और गोल्ड कहाँ मिलेंगे आपको ज़्यादातर, क्वार्टरसाइट्स किस में, काफ़ी क्वार्टरसाइट पत्थर के अंदर में आपको गोल्ड के ऐसे लाइंस मिलती है, गोल्ड्स मिलते हैं। तो घर जाके आपको तब तक ध्यान करना है जब तक इनके नाम ध्यान नहीं कर सकते। कम से कम जो इंपॉर्टेंट है कि मार्बल, ग्रेनाइट, निस, शिस्ट, ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। कोई भी पत्थर ना दो कारण से चेंज हो सकता है, टेम्परेचर और प्रेशर के चलते। अगर गर्माहट ज़्यादा रहेगा तो इग्नियस पत्थर किस में चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फिक। और अगर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा तब भी वो पत्थर किस में चेंज होता है, मेटामॉर्फिक। मतलब मेटामॉर्फिक के कितने प्रकार हो गए, दो, टेम्परेचर के आधार पे और, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। थर्मल मेटामॉर्फिज्म और दूसरा रहेगा डायनेमिक। कौन सा टेम्परेचर पे रहेगा और कौन सा प्रेशर पे डिपेंड करेगा, डायनेमिक। मतलब कोई भी पत्थर टेम्परेचर प्रेशर के चेंज के चलते क्या बन सकता है, मेटामॉर्फिक। एग्जांपल राजेश, ये बना अपना ताजमहल जो बना किससे बना है, मार्बल रॉक से, ठीक है। और लाल किला सैंडस्टोन से, और सैंडस्टोन किस में देखा था, सेडिमेंट्री। और फिर लास्ट में टॉपिक है कि रॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वाई रॉक्स आर इंपॉर्टेंट। तो रॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका पहला कारण, रॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। उनका उपयोग क्या है, रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रॉक से क्या निकलते हैं, रॉक से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक का नाम है मिनरल्स और दूसरे का नाम है सॉइल। रॉक्स का वेदरिंग हो क्या बनता है, सॉइल। मतलब रॉक्स से सॉइल बन के एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। और रॉक्स से क्या निकल रहे हैं, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब रॉक्स का उपयोग ज़्यादा है कि नहीं। एग्जाम्पल, कोल, नेचुरल गैस,
पेट्रोलियम, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ये निकलते कहाँ से हैं? रॉक से निकलते हैं। इवन आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी कहाँ से निकलते हैं? रॉक्स। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स कॉल्ड सॉइल, और रॉक से दो चीज़ निकलती है, एम फॉर मिनरल्स, एस फॉर सॉइल्स, और दोनों का डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्रीकल्चर के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होगी प्राइमरी, और इंडस्ट्रियल के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। सो लिथोस्फीयर का पैटर्न जो आपने देखा वो नेचुरल इन्वायरमेंट था, और इसका उपयोग करके हम लोग इंट्रैक्शन ला रहे, माइनिंग कर रहे अलग अलग चीज़ों का, वो हो गया मैन मेड इंट्रैक्शन। तो इनका रिलेशनशिप के बारे में। और लास्ट टॉपिक फिर ख़त्म करते हैं रॉक साइकिल। अब साइकिल बोले तो कैसा रहेगा? साइकिलिक इन नेचर, कोई भी पत्थर कोई भी पैटर्न में चेंज हो सकता है, उसको कहा गया है रॉक साइकिल। तो व्हाट इज मीन बाय रॉक साइकिल? द रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। कंटिन्यूस मतलब देखो चलती रहेगी कंटिन्यूस, और कैसा है? हर एक एरो एक मिक्स से क्या है? लिंक्ड है, इसलिए कीवर्ड जान रहे। व्हाट इज मीन बाय रॉक साइकिल? द रॉक साइकिल इज बेसिकली कंटिन्यूस एंड डायरेक्शनल प्रोसेस, जहाँ पे एक पत्थर या एक प्रकार का रॉक चेंज हो रहा है अनदर टाइप्स ऑफ रॉक्स में अंडर सर्टन कंडीशन, बट इन विच मैनर? सो रॉक साइकिल इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ motion of rock from one to another, referred as rock cycle. Last chapter, changing earth. चेंजिंग अर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें ये पैटर्न देखो। चेंजिंग अर्थ में कैसा है? अभी लिथोस्फीयर आपने देखा, लिथोस्फीयर कैसा है? ब्रोकन है कि नहीं? लिथोस्फीयर कैसा है? ब्रोकन है, ठीक है। इसमें कुछ सीसी है तो कुछ ओसी है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर का प्लेट देखो, लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है? लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, रेफर्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इनको ये भी नाम दे सकते हैं आप, टेक्टोनिक। मतलब जो लिथोस्फीयर आपको दिख रहा है वो एक्चुअली ब्रोकन है। दैट ब्रोकन फ्रैगमेंट लिथोस्फीयर रेफर्ड एज टेक्टोनिक प्लेट्स और प्लेट, ठीक है। आप जैसा एक देखा अंडा, एक को हल्के से टच कीजिए, उसमें क्या आएंगे? क्रैक्स आएंगे। वो क्रैक्स कैसे होंगे? रेगुलर कि इरेगुलर? मतलब कुछ क्रैक्स बड़े दिखेंगे, कुछ छोटे दिखेंगे, तो वो वैसा लिथोस्फीयर का है। और अंडे के अंदर का पैटर्न देखो, ऊपर का वाइट वाला क्या हो गया? लिथोस्फीयर। अंदर का मेंटल, और सबसे अंदर में कोर। वो वाइट वाला जो सेक्शन रहेगा एकदम कम रहेगा ना, तो वो क्रस्ट है। और क्रस्ट के दो पार्ट है, सीसी और ओसी। और ये क्रस्ट कैसा है? एक में से जुड़ा है, पर हल्का सा क्रैक दिखे था ना आपको, तो वो उसका क्या है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये कैसे है? रिजिड है, रेगुलर कि इरेगुलर? इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशनिक फ्लो उनके ऊपर। तो लिथोस्फेरिक प्लेट का दूसरा नाम टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये डायग्राम देखो अर्थ का, ये अर्थ का एक्चुअल डायग्राम। इसको कितना ब्रेकअप किया है कि नहीं? तो इस प्लेट का नाम क्या? टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जैसे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबसे बड़ी कौन सी है? यूरेशियन। और ओशनिक क्रस्ट में बड़ी कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। इंडिया कौन से प्लेट पे बैठा है? और तो इंडिया की प्लेट जब अंदर जाती है किसके? यूरेशियन प्लेट। तो क्या बनता है? हिमालयस। हाउ हिमालयस आर फॉर्म्ड? हिमालयस आर फॉर्म्ड व्हेन इंडियन प्लेट सबडक्ट बीनेथ यूरेशियन प्लेट लीड्स टू अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस। मतलब जब इंडिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट यूरेशिया के कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिली, तब क्या बने? हिमालय कॉन्वर्जेंट प्लेट से। तो बाद में देखेंगे हम लोग, पर फिलहाल इतना देखो कि लिथोस्फीयर जैसा दिखता है वैसा है क्या? नहीं, ये क्या टूटा हुआ है। उसको क्या नाम दिया? लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स। ऐसे 7 मेजर प्लेट्स हैं। जैसे कि कौन कौन सी मेजर प्लेट हुई? यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऐसे अलग अलग तरह के प्लेट्स। अरे डायग्राम देखो, जैसे कि अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका बीच में बैठा है कि नहीं अफ्रीकन प्लेट पे? नॉर्थ अमेरिका में कौन सी प्लेट है? नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका। पैसिफिक ओशन में कौन सी प्लेट है ज़्यादातर? पैसिफिक प्लेट। और ये प्लेट्स कैसे है? धीरे धीरे मूव कर रहे कि फास्ट मूव कर रहे हैं? धीरे। दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, मतलब हर साल में कुछ सेंटीमीटर से ये मूव करती है। अब सवाल है कि ये मूव क्यों करती है, क्यों मूव करती है? उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। मतलब किसकी बात करें? लिथोस्फीयर के एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। और ये मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर घूमते रहता है। कौन से फैशन में? मैनर में। अब जब ये घूमेगा तो स्वाभाविक ऊपर के प्लेट्स भी क्या करेंगे? मूव करेंगे। ये फोटो देखो इसको,
यह है सर्कुलर मैनर में घूमने वाला मैग्मा, घूम रहा है कि नहीं, जिसके चलते ऊपर में प्लेट्स क्या कर रही हैं, घूम रही। देखो ये अलग अलग जा रहा है, डाइवर्जेंट हुआ, ये देखो प्लेट्स इधर गई, ये प्लेट इधर गई, तो कौन सी प्लेट बनी, डाइवर्जेंट प्लेट की कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। ये तो गई, ये पास में है, ये भी पास में, ये कौन सी बनी, कन्वर्जेंट। तो जब हम पढ़ेंगे ना प्लेट टेक्टोनिक्स आगे में पढ़ेंगे, अभी आपके इसमें नहीं है। ये थ्योरी कब आई ज्योग्राफी में, 1967। इस थ्योरी के हिसाब से दुनिया में कितने तरह के प्लेट्स हैं, 3। एक कन्वर्जन प्लेट, जहाँ पे 2 चीज़ पास में आ रही, एक प्लेट का नाम ठीक है, और तीसरा प्लेट का नाम ट्रांसफॉर्म प्लेट। यहाँ पे दोनों आसपास आते हैं, मतलब ना ही यहाँ पे लिथोस्फीयर बनता है ना ही टूटता है, नीदर लिथोस्फीयर क्रिएट नॉट लिथोस्फीयर डिस्ट्रॉयड, दैट प्लेट रेफर्ड एज ट्रांसफॉर्म। लेकिन दोनों एरिया पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ऐसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी की सबसे लेटेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है कि दुनिया में प्लेट्स क्यों घूमते हैं या दुनिया में कॉन्टिनेंट्स क्यों मूव करते हैं, उसका रीज़न क्या है, तो इस थ्योरी ने दिया है। लेकिन ध्यान रखना कि एस्ट्रोनोस्फीयर सबसे इंपॉर्टेंट है और लिथोस्फीयर उससे ज़्यादा। अब होगा इसके बारे में, तो हमने देखा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स बहुत सारे हैं। ये प्लेट्स हर साल मूव करते हैं कि नहीं, फास्ट कि स्लो, स्लो। और ये क्यों मूव करते हैं, क्योंकि अंदर का मैग्मा कैसा है, घूम रहा है, सर्कुलर मैनर, जिसके चलते प्लेट्स भी मूव करती। ये हो गया पहला। अब दूसरा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कॉन्टिनेंट्स पर और हमारे ओशियंस पर आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के प्रकार मिलेंगे, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के टाइप्स मिलेंगे। रिलीफ मतलब क्या, तो रिलीफ का मतलब होता है डिफरेंस इन एलिवेशन, लिख लीजिए लगे तो डेफिनेशन, रिलीफ मतलब। और टोपोग्राफी का मतलब होता है सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के क्रस्ट का ऊपर का जो सतह है उसको क्या कहेंगे आप, टोपोग्राफी, मतलब कॉन्टिनेंटल टोपोग्राफी और ओशनिक टोपोग्राफी। तो वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस हैं उनका पैटर्न कैसा है, ऊपर नीचे अनइवन है कि नहीं, तो इसको आप क्या कहें, रिलीफ फीचर्स। अब ये बनते कैसे हैं, चाहे वो पानी के अंदर है, ज़मीन के अंदर, तो कौन से प्रोसेस से बनते हैं, उस प्रोसेस का नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियो मतलब अर्थ, मॉर्फ मतलब प्रकार, उसके टाइप्स, ठीक है। तो अर्थ में कॉन्टिनेंट्स पर और ओशियंस पे अलग अलग तरह के आपको माउंटेन्स, लैंडफॉर्म्स, रिलीफ फीचर्स मिलेंगे। हाउ दे आर बिल्डअप, दे आर बिल्डअप ड्यू टू विच प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक समझ में डेफिनेशन लिखा टोपोग्राफी का, रिलीफ का। जैसे अर्थ के मोशंस होते हैं, वैसे अर्थ के होते हैं, वैसे अर्थ के क्या होते हैं, मूवमेंट्स भी होते हैं।
अर्थ के मोशन कितने हैं? 2, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सीजन का बनना किससे होता है? रेवोल्यूशन। शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स, जैसे इंडिया में मानसून का आना, साउथ वेस्ट मानसून, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता, विंड बेल्ट शिफ्ट होती है कि नहीं? उसके पीछे भी क्या है? रेवोल्यूशन। थर्ड, इक्कीस जून, दिन बड़ा रात छोटी, रात छोटी दिन बड़ा, ऐसे अलग अलग आते हैं, उसके पीछे भी क्या है? रेवोल्यूशन। डे और टाइम, ठीक है, डे और नाइट किसके होता है? रोटेशन की वजह से। वैसे ही अर्थ के मूवमेंट का और एक नाम क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो अर्थ मूवमेंट ऑल्सो रेफर्ड एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और इसके दो हैं, एक एंडो, एक एक्सो, ठीक है, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। ठीक है, देखा था ना हमने, एंडो का मतलब अंदर का, एक्सो का मतलब बाहर का, जेनिक का मतलब बनना, ओरिजिन, ओरिजिन। तो एंडोजेनिक मतलब क्या हो गया? इनसाइड। एक्सोजेनिक मतलब आउटसाइड। तो अर्थ के कितने मोशंस हैं? 2, रोटेशन और, लेकिन अर्थ के मूवमेंट कितने हैं? 2। जिस अर्थ के मूवमेंट का दूसरा नाम जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये देखो, अर्थ के मूवमेंट 2 है, इनसाइड एंड आउटसाइड। एंडो मीन्स अर्थ, ठीक है, इनसाइड। मैंने आपको नाम बताया, मेजो मतलब बीच का, क्रायो मतलब क्रायो, वेरी लो टेम्परेचर, CR वायो लिखा था ना आपने, CR वायो, क्रायो मतलब वेरी लो टेम्परेचर। फिर मेजो मतलब मिडल, पेडो मतलब सॉइल, देखा था ना वैसा वैसा ही। बैरी मतलब कोर, बैरी मतलब कोर। लिथोस मतलब रॉक, हार्ड। एस्थोनो मतलब वीक, ऐसे वर्ड ध्यान। एंडो मतलब इंटरनल, अंदर का। एक्सो मतलब बाहर का। मेटा मतलब फॉर्म, चेंज देखा था, मेटा मतलब फॉर्म। और मॉर्फ मतलब प्रकार, टाइप्स। जेनिक मतलब बनना, ओरिजिन, ये लिखा है जेनिक, ये सब नाम लिखा है, आपने जगह पढ़ने पड़ा था, ओरिजिन। तो अर्थ के कितने मूवमेंट होते हैं? 2, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। सबसे पहले एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल में 2 लोग रहेंगे, इरोजनल, और ये पहाड़ी की हाइट क्या करेंगे? कम कर, पहाड़ी बनेगी इससे, और पहाड़ी की हाइट किससे कम होगी? इरोजन और हिमालय के ऊपर में क्या होगा? डिपोजिशन करेगी, इरोजन, इरोजन। हिमालय के ऊपर क्या होगा? इरोजन। और नदी के पास क्या बनेंगे? डेल्टास। तो डेल्टा इज एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन। रिवर्स क्या करेंगे? ऊपर का इरोजन करें, नीचे में डेल्टा करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? तो देखिए इसको, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रोसेस का नाम हो गया एक्सोजेनिक। और इसके कितने लोग हैं? तो एक रिवर है, एक विंड है, एक सी वेव्स, एक ग्लेशियर्स, ठीक है, और एक है ओशनिक करंट्स। इन सबको क्या कहेंगे? पांचों को तो जियोमॉर्फिक एजेंट, मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेस अलग होगी और एजेंट कितने हैं? 5, ठीक है। रिवर्स, विंड, सी वेव्स, करंट्स और ग्लेशियर्स, ये सब जियोमॉर्फिक एजेंट क्या करेंगे? तो 2 प्रकार के एक्टिविटीज़ करेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और, जैसे सी के इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी मिलेंगे और आपको क्या मिलेंगे?
रिवर क्या बनाती है? डेल्टा। और वाटरफॉल किस में आएगा? इरोजनल में। तो ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट कौन है? जियोमॉर्फिक एजेंट। राजस्थान में कौन सा जियोमॉर्फिक एजेंट सक्रिय रहेगा? विंड। केरला के कोस्टल एरियाज पर सी वेव्स, और हिमालय के टॉप पे ग्लेशियर्स। ठीक है ऐसा। लेकिन इंटरनल मूवमेंट्स क्या होते हैं? इंटरनल दो प्रकार के होते हैं, स्लो एंड फास्ट। स्लो बोले तो डायस्ट्रॉपिक, ये क्या उससे होते हैं? स्लो। और फास्ट सडन। सडन का नाम हो गया फास्ट, मतलब रैपिड कौन होंगे? ये वाले। और धीरे धीरे ये। ठीक है। तो सडन जो जैसे ये अर्थक्वेक बता के नहीं आते, वोल्केनोज भी बता के नहीं आते, लैंडस्लाइड्स भी ये होते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपके? सडन फोर्सेस। और डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस बोले तो क्या है? बिल्डिंग द माउंटेन्स। बिल्डिंग माउंटेन्स मतलब कॉन्टिनेंट का बनना, फोल्डिंग बनना, फॉल्टिंग बनना, ये सब क्या हो गया? डायस्ट्रॉपिक। ठीक है। तो ये स्लो हो गई, ये फास्ट। ये डायस्ट्रॉपिज्म, ये कैटास्ट्रॉपिज्म। कैटास्ट्रॉपिज्म मतलब नेगेटिव वर्ड है ना, कैटास्ट्रॉप लाते, जैसे कि अर्थक्वेक्स क्या है? कैटास्ट्रॉप। ये क्या हो गया? कैटास्ट्रॉप लाते। तो ये है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये क्या हुआ? फास्ट मूवमेंट कि स्लो मूवमेंट? फास्ट। अर्थक्वेक भी फास्ट। ये इंटरनल है कि आउटसाइड है? हाँ नहीं नहीं, इनका इंटरनल क्या लिखा? इसको लिखा क्या है यहाँ? इंटरनल। इंटरनल में स्लो कि फास्ट? फास्ट। और माउंटेन्स बनना कैसे है? स्लो में। रिफ्ट वैली, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ये सब किस में आ गया? स्लो, डायस्ट्रॉपिक्स। तो घर जाके इतना देखो, और यहाँ तक आपको पढ़ के आना है कल कि अर्थक्वेक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जहाँ से अर्थक्वेक होता है समझ लीजिए 200 किलोमीटर अंदर है, तो वो क्या हो गया? फोकस। और 200 किलोमीटर से ठीक ऊपर हमको जो टच होगा ऊपर, वो क्या रहेगा हमारा? एपिक सेंटर। तो अर्थक्वेक जहाँ पे आता है वो बिंदु का नाम क्या है? फोकस। और वहाँ से सीधा 90 डिग्री के ऊपर की लाइन क्या हो गई? एपिक सेंटर। ठीक है। मतलब सबसे पहले अपने को कहाँ पता चलेगा? एपिक सेंटर पे। लेकिन अर्थक्वेक निकलता कहाँ से? फोकस से। अर्थक्वेक मतलब क्या है? शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ कॉल्ड अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक से कितने वेव्स निकलती हैं? 3। ये हम लोग लगे तो कल भी देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और टर्शरी वेव्स। उसको आप सरफेस वेव भी कहते हैं। मतलब जो हम महसूस करते हैं ना, वो कौन से वेव्स होते हैं? सरफेस वेव। दूसरा नाम एल वेव्स। और जो अर्थ के अंदर ही निकलती है, रहती है, बॉडी वेव्स। तो बॉडी वेव्स हो गई ये 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि अर्थक्वेक के वेव्स को 2 इसमें डिवाइड किया गया। ये बड़े एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी के 2 पार्ट हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और सरफेस वेव एक ही प्रकार का है। इसके भी 2 टाइप है, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइप में आपके इसमें नहीं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अर्थक्वेक्स और वोल्केनिज्म, लैंडस्लाइड, ये इंटरनल के एक्सटर्नल है? इंटरनल। और जियोमॉर्फिक एजेंट एक्सटर्नल। जैसे कि यह है जियोमॉर्फिक एजेंट का फोटो। रिवर एक जियोमॉर्फिक एजेंट है। ये यहाँ पे इरोजन करेगी और नीचे आके क्या बनाएगी? ये मिडिल एरिया पे बहती है, और जहाँ पे ख़त्म होगी वहाँ पे क्या बनाएगी? डेल्टा। तो डेल्टा क्या? डिपोजिशनल हुआ कि इरोजनल हुआ? डिपोजिशनल। तो यहाँ तक आपको कल पढ़ के आना है। मैं यहाँ से कल कवर कराऊँगा। ये देखो यहाँ पे एजेंट क्या दिख रहा है? वाटर है। और वो क्या कर रहा है? इरोड कर रहा है कि नहीं इनको? तो इरोडिंग करेगा तो सी केव, सी आर्च और स्टैक्स स्टम्प्स बनेंगे। कल हम लोग यहाँ से पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, चलो।